बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अल्तनाज़ और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको जुमा मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। सबसे पहले आज जिक्र कर लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। लीबिया के सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पे उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी हुआ है, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लीबिया के सरकारी दौरे ने पाक लीबिया जो दिफाई ताल्लुकात हैं उसको भी एक नई जहत दे दी है। जी हाँ, ISPR के मुताबिक इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लीबियन अरब मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ और डेप्यूटी कमांडर इन चीफ से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। और लीबियन अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। तो पूरी दुनिया इस वक्त मोहतरफ है हमारे आर्मी चीफ की, और अब जिस तरह से हम देखते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अब लीबिया हो, जिस तरह से उनकी सलाहियतों को एक्नॉलेज किया जा रहा है, जिस तरह से माना जा रहा है कि उनकी हिकमत अमली इतनी बेहतरीन थी और वो एक बेहतरीन फील्ड मार्शल हैं, इसमें कोई शक नहीं रहा। और हम इशाल ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, अब दीगर तकरीबन ऐसे 8 से 10 ममालिक हैं, जिसमें अरब ममालिक भी हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ उसी तरह का एक दिफाई मुआहिदा चाहते हैं। और ये पाकिस्तान की सलाहियतों का, पाकिस्तान की महारत का एतराफ़ है। में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो हमने नाको चने चबवाए हैं, वो उस चीज़ की मोहर सख्त करना था कि पाकिस्तान सिर्फ दावे नहीं करता कि अपने दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखता है, बल्कि उसका अमली मुजाहरा उन्होंने जंग के मैदान में करके दिखाया, किसी मूवी के अंदर नहीं दिखाया। तो ISPR की तरफ से ये जो दौरा हुआ है अभी भी जारी है और वहाँ पे बहुत से अहम मामलात, बहुत से जो मफाहमत की उस पर भी दस्तखत होंगे और दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदादी कार में इजाफे और इसके साथ साथ इंसदादी दहशतगर्दी जो कि इस रीजन, इस दुनिया का एक बड़ा मसला है, इसके शोबों में भी ताउन की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इस मौके पर इयादा किया। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं दोनों ममालिक के अवाम के लिए, उनकी मुसल्लह अफवाज के लिए, और साथ में जो अवाम की मयार ज़िंदगी है उसकी बेहतर बनाने के लिए जो सरबराहान मुमलिकत हैं, चाहे वो सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, वो अपने तय तमाम तर इक़दाम बुरेकार ला रही है। उसके बाद अब शामिल करेंगे हम अपने प्रोग्राम में टॉप 5 स्टोरीज का। आज सबसे पहले अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग जल्द शुरू हो जाएगी और BTRC के इकदामात के तहत महफूज सरमायाकारी मुमकिन हो पाएगी। बहुत ही ऐसे इकदामात हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि कब तक ये तमाम इकदामात मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद बाकायदा क्रिप्टो माइनिंग शुरू हो जाएगी। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। और फिर बात होगी लाहौर की, जहां पे एक बार फिर से एक तवील अरसे के बाद बोकाटा की सदाएं सुनाई देंगी। लाहौर में आसमान पतंगों से सजने के लिए तैयार हो चुका है। अब चंद ही दिन, चंद ही हफ्ते बाकी रह चुके हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। बसंत मनाने के लिए जगह मुकर्रर की जा चुकी है, उसका ऐलान भी होगा और उसके लिए पूरी तैयारियां भी होंगी। लेकिन अगर खिलाफ वर्जी होती है और उस खिलाफ वर्जी की निशानदही की जाती है तो उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो किस तरह से SOPs पर अमल होगा, क्या क्या शराइत हैं, किन चीज़ों की एहतियात करनी है, इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे सैमुल्की सीरीज़ और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे, इस पर भी बात करेंगे और अंडर 19 टीम की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, जायज़ा लेंगे तफसील के साथ। और फिर बात होगी दुनिया में हर 3 में से एक बच्चा नज़र की कमज़ोरी का शिकार है। ऐसा क्यों है? बच्चों की नज़र को कमज़ोर होने से कैसे बचाया जा सकता है? क्या क्या अवामिल हैं? वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है? और क्या खुराक हो सकती है? क्या रूटीन होनी चाहिए? क्या ऐसा हम कर रहे हैं जो नहीं करना, और क्या नहीं कर रहे जो करना है? इस सब पर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि मजबूत बुनियाद ही हर घर की पहली शर्त है। क्या आपका घर मुस्तकबिल के तकाज़ों पर पूरा उतरता है? बुनियाद किस तरह से रखी जाए और जगह का इंतखाब कैसे किया जाए, इन सब पर भी हम माहिरीन की राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म बाइनेंस के साथ हाल ही में एक अहम मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं जनाब, और जिसके तहत अब हुकूमत के तकरीबन $2 अरब
के जो मालियाती असासे हैं उनकी डिजिटल टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन तकसीम पर अब काम किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं मुल्क की मईशत पर, इंडिविजुअली हम इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और ये बुनियादी तौर पे डिजिटल टोकनाइजेशन आखिर है क्या, ये सारे सवालात रखते हैं। मोहम्मद हारून साहब क्रिप्टो एडवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। हारून साहब, ये सबसे पहले तो सवाल ये है कि डिजिटल टोकनाइजेशन है क्या और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये कितनी ज़रूरी है इस वक्त? जी, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम एक न्यूज़ में बुलाने का शुक्रिया। ये बहुत चीज़ें ज़ेर बहस रही हैं काफ़ी अरसे से कि टोकनाइजेशन को दुनिया भर में किस तरह से नाफिज किया जाए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो पुराने आप कह लें कि उस निज़ाम का हिस्सा है जहाँ पर आम आदमी की रसाई नहीं होती कमोडिटीज़ को ख़रीदना, बॉन्ड्स को ख़रीदना, टी-बिल्स को ख़रीदना, ये सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो उसके लिए ये सबसे बड़ा अहम पहलू देखा गया कि इसको किस तरीके से ब्लॉकचेन में लाया जाए, इसकी टोकनाइजेशन कैसे की जाए। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि उसमें आप अपने जो असासे होते हैं उनको आप बैक करते हैं किसी नए टोकन के साथ। वो टोकन जब चूंकि सर्कुलेशन में आते हैं तो वो फिर आम आदमी की रसाई तक मुमकिन हो जाता है। आपकी मिसाल जो है, अगर आप इसको कंपेयर करें अपने क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानी अवाम जो 4 करोड़ की है और सिर्फ 4 लाख वो लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक हैं। इसका मतलब है इस काम में कोई आसानी है। क्रिप्टो करेंसी की जो रसाई वो आम आदमी तक मुमकिन है। इसके लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है, आपको इंटरनेट चाहिए होता है और आपको चंद पैसे चाहिए होते हैं। ये काम हम अपने जो नॉर्मल जो हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। उसमें बहुत पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस में बहुत ज़्यादा हैं। उस तक रसाई करना एक आम आदमी की बस की बात ही नहीं है। इस तरह आने से क्या होगा कि जो पैसा आवाम के पास है वो इन चीज़ों में चला जाएगा। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, इस पे हर उस कंपनी को फ़ायदा होगा जिस पर उसको टोकनाइज़ किया जाएगा। अब इसमें रियल वर्ल्ड एसेट्स के नाम से इसको हम कहते हैं RWA। उसके पीछे आप कुछ भी आप अपनी कमोडिटीज़ है, बॉन्ड्स हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप समझते हैं कि इसकी अपनी एक वर्थ है और अब इसको आवाम में सर्कुलेट करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं कि आप उसको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक कर दें। अच्छा हारून साहब, अगर हम देखें तो बाइनेंस को इसमें शामिल किया जा रहा है, उसकी मदद हासिल की जा रही है पाकिस्तानी असासों के लिए, उससे क्या फ़ायदा होगा? 2 कंपनी है HTX और बाइनेंस, दोनों को हाल ही में लाइसेंस नहीं NOC जारी किया है। लाइसेंस लिए क्योंकि ये ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इस काम को रोकने के बजाय इस काम पे मजीद इसको हॉल्ट करने के बजाय इनके ऑपरेशन को, क्योंकि 4 करोड़ आवाम जब काम कर रही है बाइनेंस के थ्रू या दूसरी एक्सचेंज पे, तो उनको हमने NOC जारी कर दिया। नो ऑफ द सर्टिफिकेट, तुम अपना जनरल बिजनेस जो है वो जारी रखो। बाद में जो लाइसेंस का अमल देखा जाएगा। नई कंपनी जो पाकिस्तान में आएंगी उनको भी लाइसेंस दिया जाएगा जब अपना यहाँ पे ऑपरेशनल बाकायदा आगाज करेंगी। तो बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जो बाइनेंस की है। उसने ये $2 बिलियन के जो है वो पाकिस्तानी असासे के लिए काम करने की पेशकश की है ताकि वो उसको टोकनाइज कर सके। अभी हाल ही में आपने ये बिल्कुल ऑथेंटिक कंपनी बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से उसकी तरफ से ये एक पेशकश की गई कि आपके जो $2 बिलियन के जो ये असासे होंगे ये सारे कमोडिटीज़ के और टी-बिल्स बॉन्ड्स के, उसके अलावा आप तो वो वहाँ पे वो सहूलत देगी। तो इसके बहुत सारे नए मौके पैदा होंगे, डेवलपमेंट होगी। डेफिनेटली उन मौक़ों पे अगर थोड़ी सी बात कर लें हारून साहब कि क्रिप्टो माइनिंग पाकिस्तान में अमली तौर पे कब शुरू होती देख रहे हैं, ये कैसे काम करेगी? गवर्नमेंट को सिर्फ ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ये उनकी डोमेन है, या कोई इंडिविजुअली कोई फर्म कोई इंडिविजुअल भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? और मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं? ये तो बात जो है ना तकरीबन कोई 10-12 महीने से ज़ेर बहस है। बहुत मीडिया पर आपने देखा होगा 2000 मेगावाट की बात थी, लेकिन जब मैंने अपनी रिसर्च की पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कंपनीज ने इसको रुजू किया। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना इस वक्त वो क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से वो है बिजली की कॉस्ट। अगर पाकिस्तान में इनको बिजली की कॉस्ट इनको 4-5 सेंट तक दी गई तो फिर ये फिजिबल है, अदरवाइज ये फिजिबल नहीं है। और अगर कोई सोलर पे करना चाहे तो ये फिजिबल होगा, ये प्रैक्टिकल होगा? देखिए, सोलर, विंड पावर वगैरह जितने भी रिन्यूएबल एनर्जीज होते हैं उनके लिए भी बैटरी चाहिए होती है, क्योंकि 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते। तो जब 24 घंटे बिजली नहीं है तो माइनिंग। इसमें एक और आपको मैं बात ऐड कर दूं, इथियोपिया अब एक बहुत बड़ी कंट्री बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ा एक ऐसी रियासत बनने जा रही है जहाँ पे वो माइनिंग मशीन को सपोर्ट दे रहा है। तकरीबन कोई आप समझ लें कि इस वक्त 1 मिलियन से ज़्यादा मशीनें, 10 लाख से ज़्यादा मशीनें वहाँ पे इंस्टॉल हैं। और वहाँ पे जो बिजली को जो चार्ज किया जा रहा है टैरिफ को, वो सिर्फ 4 सेंट से। तो कोई अगर माइनिंग फर्म अगर चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो, वो पाकिस्तान क्यों आएगी अगर उसको 8, 10, 12 सेंट की ऑफर की जाए? वही उसको अगर इथियोपिया उसको अगर 4 सेंट की प्रोवाइड करता है बिजली की माइनिंग, क्योंकि एक बिजली की जो माइनिंग मशीन होती, जो आपकी क्रिप्टो की जो माइनिंग मशीन होती है वो तकरीबन $180 प्रोड्यूस करती है अगर उसको आप 4 सेंट्स के हवाले से देखें। लेकिन जैसे अगर आप 8, 10, 12 सेंट पे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रोडक्शन होगी, यानी कि उसका जो बिटकॉइन जब वो माइन करेगा तो वो आपको 0 दे रहा होगा। इसका मतलब है सारा खर्चा आपका बिजली पे चला जाएगा। तो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हो सकता है, उन तक वो बात पहुंच जाए कि अगर आपने इस बिजली की टैरिफ को कम किया या कोई ऐसा निकाला जरिया जहाँ पर बिजली की लॉसेस हैं
और वहाँ पर अगर 4-5 सेंट पे अगर दिया जा सके सहूलत, तो फिर ये माइनिंग फर्म जो है वो पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। ओके अच्छा, हारून साहब ये भी बताइएगा कि एक आम शहरी इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं बाइनेंस भी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी पर काम भी हो रहा है और डिफरेंट करेंसीज़ के ऊपर, डिजिटल जो करेंसीज़ हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, काम भी हो रहा है। लेकिन एक आम शहरी उससे किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर सकता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्या ये जो डिजिटल असासे हैं, ये रिवायती जो असासे हैं, उनका नेमुल बदल या उनका मुतबादल हो पाए कि आने वाले दिनों में? ये सवाल भी काफ़ी ज़ेर बहस रहा है कि एक आम ज़बान में किस तरह समझाया जाए। पहली बात तो ये कि 4 करोड़ की आवाम ऑलरेडी इसमें काम कर रही है। वो लोग नहीं आ सक रहे थे जिनको ये अभी तक शक था कि ये लीगल नहीं है, इसको रेगुलेट नहीं किया गया। अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं कर सकता क्या वो लीगल नहीं है या रेगुलेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिसर्स की खुद तरफ से ही आया, बल्कि बाकायदा उन 2 कंपनीज को NOC जारी हो गया। जब NOC जारी हो गया तो भी इसमें खौफ किस बात का है? हाँ, बात ये समझने की है, एजुकेशन की है कि आपने किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर आप एक आम सवाल करें कि मतलब एक आम आदमी के लिए क्या सवाल है कि अगर वो बाइनेंस या वो किस तरह से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है, तो उसका आसान जवाब ये है कि बाइनेंस की एप्लीकेशन को या हुबी जो HTX की एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे। उसके बाद वो साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए जो है कुछ शराइत होती है कि वो अपना NIC या अपनी जो अपना जो पासपोर्ट है वेरिफिकेशन करते हैं। जब आप एक दफ़ा वेरीफाइड कर जाते हैं, 1-आधा घंटे का इसके प्रोसीजर होता है, आप जब वेरीफाइड कर जाते हैं तो फिर इसमें आपको खरीदना पड़ता है USDT। हम नॉर्मली वहाँ पे वही डील करते हैं। अब वो USDT जो है आप किसी ऑफलाइन ब्रोकर से खरीद लें, अगर आपके पास कोई ऐसी कम्युनिटी है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की। दूसरा, आप P2P से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई बैंक ने पाकिस्तानी इन कंपनीज के साथ एक्सचेंजेस, किसी भी बैंक ने अभी तक। अच्छा, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, खुदा ना खास्ता इंडिविजुअल को फ्रॉड कर जाता है बाइनेंस के प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म से, तो इस अमल को शफाफ बनाने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म सोचा जा रहा है, बनाया गया है? क्योंकि बहुत से फ्रॉड्स होते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐप्स हैं, मुख्तलिफ हीले बहानों से आवाम को लूट लिया जाता है। ये जो करेंसी चेंज ही है, अगर USDT आप कन्वर्ट करते हैं उसमें कोई आपके साथ फ्रॉड कर जाता है, तो उसका तरीक़ाकार मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? स्कैम के बहुत सारे पहलू हैं। पहला स्कैम तो आपने P2P का जिक्र किया, बिल्कुल P2P में होता है, जब क्योंकि बाइनेंस इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैंक्स को चाहिए कि वो बाइनेंस के साथ जो भी एग्रीमेंट करें, ताकि हम डायरेक्ट बैंक से हम अपनी पेमेंट जो है उससे हम USDT खरीद लें और USDT बेचें तो हमारे अकाउंट में आ जाए। इससे बैंक को खतरा नहीं होना चाहिए। बैंक को पता नहीं क्यों खतरा है इस बात का कि क्रिप्टो के आने से उनका काम कम हो जाएगा, पैसा वहीं रहेगा। देखें, पैसा कहीं जाता नहीं है, वो इंटरनेट का पैसा, ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम का पैसा है, पैसा वहीं पड़े रहता है, सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे होते हैं। और USDT भी इसी तरह इंटरनेट पे ही होता है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे। अब आ जाए बाकी स्कैम पे। बाकी स्कैम जैसे ट्रेजर NFT था, ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ, ये पॉन्जी स्कीम थी, क्योंकि ये MLM होती है। ऐसी किसी स्कीम में ना जाए जहाँ पर आपको रेफरल की बात की जाए कि आपसे मैंने रेफरल लिया, फिर मैंने अपने आगे से 10 लोगों को रेफर किया, फिर आगे 10 लोगों को रेफर किया। इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होता है जिसकी आखिरी लेयर होती है, जिसके बाद कोई रेफर ही नहीं आता, जो मेहनत ही नहीं कर पाता। और ये फिर इनका जो टाइम फ्रेम होता है ये बड़ा कम होता है, और ये खुद मार्केटिंग करते हुए आपके पास आएंगे। इनकी 2 चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होती है, मार्केटिंग और लीगल। इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स होते हैं। लेकिन ये बात क्योंकि आम बंदे को समझ ही नहीं आती, आम जो सार्फिन को समझ नहीं आती, वो एक लालच में आ जाते हैं कि हमने पैसे बनते हुए देखें। वो पैसे नहीं बन रहे होते, बेसिकली नए वाले लोगों से पैसे लेके पुराने वालों को देते हैं, फिर जो नए वाले ऐड होते हैं उनको फिर पुराने वालों को देते हैं। आपकी बातों से ये पता चला कि अगर इनको बैंकों के साथ कोलैबोरेशन करवा दी जाती है तो फिर आप महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं और आपको उसके फ़ायदा हासिल होगा कि आप वहाँ पर ही अपनी जो अमाउंट है या जो आप हासिल करते हैं उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे बैंक भी महफूज रहेगा और आपकी जो रकम है वो भी महफूज हो जाएगी, आपकी सरमायाकारी भी महफूज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिप्टो एडवाइज़र। और अब हुकूमत ने तो इनिशिएटिव ले लिया है, लेकिन अब उसको किस तरह से आपने सिक्योर और महफूज रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये तरीक़ाकार आप अच्छे से समझने के बाद उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये ना हो कि फिर वही जो फ्रॉड हम देखते हैं कि होता है उनका शिकार ना हो। देखा देखी इन्वेस्ट ना कीजिए, इससे एजुकेट होना ज़रूरी है, इसके बारे में सीखना ज़रूरी है और अवेयरनेस फैलाने के बाद फिर अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो यकीनी तौर पे महफूज सरमायाकारी भी होगी। हुकूमत को भी तमाम इसके जो फ़ायदे हैं, जो नुकसानात हैं, उससे आवाम को आगाह करना होगा, रोशनास करना। तो एक बार फिर से नाज़रीन बातें हो रही हैं, बसंत की कुछ और नई चेंजिंग्स भी आई हैं, बहुत सी अच्छी खबरें हैं जो अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। पूरे लाहौर के अंदर अब इस त्यौहार को मनाने के लिए क्या नए SOPs हैं, किन चीज़ों पर अमल करना होगा, डोर कहाँ से मिलेगी, गुड्डी कहाँ से मिलेगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ फेक न्यूज़ हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको डोगर साहब। डोगर साहब, आप ही से जानेंगे कि जो आप बता रहे थे कि पार्क्स भी
अलाउ कर दिए गए हैं? कौन कौन से पार्क्स हैं जिनको अलाउ किया गया है, और उनके अंदर भी SOPs वही रहेंगी जो पहले हम देख रहे थे कि छतों तक महदूद थी बसंत, और फिर इस फेस्टिविटी में और क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो इलाके स्पेसिफाई करे, तो इन्होंने वाल सिटी से बाहर भी जो बड़े बड़े पार्क हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान है, इकबाल पार्क है, यहाँ पर मॉडल टाउन पार्क है, जिलानी पार्क है, इस तरह के बड़े बड़े पार्क जो है गुलशन जो है उसको उनको भी वहाँ पे भी लॉक कर दिया कि ओपन प्लेसेस पे बड़े पार्क में भी बसंत मनाई जा सकती है। चैलेंजिंग तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन बहुत जबरदस्त आइडिया है, पूरा लाहौर इसमें इन्वॉल्व होगा। उसमें बड़े पार्क में ज़रा मैनेज करना आसान हो जाता है वहाँ पर, और एक साथ ये भी रख दिया है कि इशाल आपके लिए ख़ास तौर पे कि अगर कोई निशानदेही कर दे कि जनाब ये जो वायलेशन हो रही है, ये वो वाला गुड्डा नहीं है, ये वाली डोर नहीं है, तो उसको 5,000 रुपये इनाम भी। अच्छा, नहीं आपने इशाल की तरफ इशारा किया, तो ये निशानदेही करेंगे या वायलेशन करेंगे? निशानदेही देखे सर 5,000 ये आपको जुर्माना करवाने जा रहे हैं। छोटे बच्चों में से जो शिकायतें लगा के पैसे घर वालों गुड्डी पकड़ने वालों में से तो नहीं है, वो जो लूटने वाले होते हैं। 5,000 रुपया सर उसके लिए उन्होंने इनाम रखा है कि अब देखिए ना, चरखी नहीं है, वो पिन्ना है जी, तो कोई चरखी से ले रहा है, फिर QR कोड वाली पतंगे हैं, वो वाली डोर है, और उसके अलावा धाती डोर इस्तेमाल हो रही है, या कब मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी? कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे काउंटर्स बनाए जाएंगे या बड़े बड़े स्टोर्स पे मिलेंगे? कब से होगा ये? सर उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो लोग रजिस्टर हो जाएंगे फिर उनको अलाउ करेंगे। आखिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी तो करनी है ना, कोई 10-15 दिन तो मैन्युफैक्चरिंग में लग जाते हैं, तो वो स्पेशल एरियाज होंगे जहाँ से ये सारी डोरें और ये पतंगें मिलेंगी, और सिर्फ वही इस्तेमाल हो सकेंगे। उसके अलावा कोई भी इस्तेमाल की तो फिर वायलेशन पे सज़ा है, और सज़ा भी कितनी सज़ा? सज़ा सर 3 साल सज़ा, 20 लाख रुपए जुर्माना। ये तो है वायलेशन की, आप देहाती डोर से उड़ा रहे हैं, ये करें वो करें, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अदर देन आप रजिस्टर नहीं है और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप डोर बना रहे हैं या गुड्डे बना रहे हैं, तो वो फिर सज़ा जो है वो 5 से 7 साल, अच्छा। 5 से 7 साल, अच्छा। और जुर्माना 50 लाख रुपए। तो वो उन्होंने बढ़ा दिया आगे। तो एसोसिएशन वाले इससे नाला तो नहीं है, खुश हैं वो कि हाँ इतने जुर्माने और इसी तरह से होना चाहिए। एक तरीक़ाकार जिस तरह से अब इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ये तरीक़ाकार है और इसी पैटर्न के ऊपर आप पतंगे या डोर बना सकते हैं। पतंग एसोसिएशन का भी क्योंकि मौक़िफ़ लेना, देखिए मेरी उनसे बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो बड़े खुश हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए ये एक 20 साल से एक एक्टिविटी रुकी हुई है, अब उनको एक चांस मिला है, एक मौका मिला है। वो बड़े अरसे जो एफर्ट कर रहे थे, वो खुद ये चाह रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो वायलेशन हो रही हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए, और अंडर किसी कानून के तहत बसंत को अलाउ किया जाना चाहिए, काइट फ्लाइंग को अलाउ किया जाना चाहिए। तो ये एक पहली अचीवमेंट है उनकी, एक पहला स्टेप है जो वो चाह रहे थे उसकी तरफ। तो वो बिल्कुल वो गवर्नमेंट से कोऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये जो रिकमेंड सजेशन थी कि कौन सी डोर होनी चाहिए, कौन से गुड्डे होने चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो बैन होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अलाउ होनी चाहिए, किन किन एरियाज़ में, ये सारी चीज़ें काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की कंसल्टेशन के बाद। जारी बात है, अब उनकी तो खुशी का कोई हाल नहीं होगा ना। 20 साल एक तवील 2 दहाइयाँ इंतज़ार किया, एक जनरेशन बच्चे से जवान हो गई, जवान से बूढ़े हो गए, और हमारे नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि बसंत होती क्या है, क्योंकि वो तो एक अरसे तवील से कुछ काली भेड़ों की वजह से इसको बैन कर दिया गया था। अच्छा, वो मटेरियल क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप बता सकें, किस तरह से अप्लाई, अगर कोई इंटरेस्टेड है कोई डोर बनाने में या पतंग बनाने में, किससे रब्ता किया जाएगा, और किस तरह का मटेरियल है जिसको अलाउ किया गया है, क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी इसकी मेकिंग में? देखिए सर्टन धागे हैं जो अप्रूव हुए हैं, ठीक है, ये स्ट्रेंथ के जो धागे हैं सिर्फ इन्हीं पे माजा लगा जाएगा। माजा क्या होगा, उसमें जो शीशा लगेगा उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो सकता, जो गुड्डा होगा या पतंग होगी वो कितने साइज़ की होगी, और उसका कागज़ कौन सा होगा, ये सारी SOPs हैं, डिटेल्स हैं। और ये तहरीरी सूरत में कब हमें दस्तियाब होंगे? सर ये डीसी ऑफिस में काउंटर लग गया है, मीडिया पे होना चाहिए डोगर साहब, अब तो टाइम बड़ा कम रह गया जिस तरह सोशल मीडिया का। आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस में जाके अपना पर्टिकुलर्स दें, उनसे अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उसके बाद उसको शुरू कर दें। ठीक, वो लॉक कर देंगे, वो आपकी स्पेसिफिकेशन जो है वो सारी आपको दे देंगे, वो रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है वहाँ पर,
और उसके बाद वो अलाउ करेंगे। आपको बताना होगा कि किस जगह पे आप गुड्डों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किस जगह पे डोर की करेंगे, क्या QR कोड कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो तय हो जाएंगी। अच्छा, अब डोगर साहब लग ये रहा है कि पतंग उड़ाने से ज़्यादा पतंग की निशानदेही करने में और डोर की निशानदेही करने वालों की तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देखें ना, जुर्माना जब इतना भारी हो और फिर साथ में आपको तोहफे तोहफ़े भी मिल रहे हैं उस चक्कर में कि आप अगर बताते हैं, निशानदेही करते हैं, तो फिर तो इसी में लोग लगे रहेंगे। अच्छा, इसमें देखिए ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं। उसमें सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं है। इंस्पेक्टर को एम्पावर किया गया कि अगर उसको कोई कंप्लेंट होती है कि फलानी जगह पे वायलेशन हो रही है, तो उसको किसी सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट रेड कर सकता है, वहाँ पर अरेस्ट भी कर सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है। अच्छा, ये मौसीकी के हवाले से अगर आपसे जाने कि मौसीकी के हवाले से तो कोई पर्चे, लाउड म्यूजिक क्यों चल रहा था, नसीबों के गाने हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किस नसीबों के ना लगाएं। मेरा मतलब यही तो फेस्टिविटी है। आपने फेस्टिविटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, माहौल बनाना। आजकल कई लोगों के नसीबो लाल के म्यूजिक के ऊपर हुए हैं पर्चे, और फिर अगर लाउड म्यूजिक चल रहा है उसके ऊपर भी पर्चे हुए हैं। लाउड म्यूजिक पे बैन है। लाउड म्यूजिक नहीं चला सकते। नहीं, मैं जनरली आप देखें ना, लगी नसीबों की जगह नूरजहां लगा लीजिएगा। बसंत के लिए उसको उठा लिया जाएगा। अच्छा चलें, अच्छा थोड़ा सा ये जो आपने बात बताई है कि बगैर सर्च वारंट के आप किसी के घर जा सकते हैं और किसी को अरेस्ट भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हसास मामला है। इसका कोई मिस यूज़ ना हो, कोई वॉल्यूशन ना हो, सही जगह पे सही कार्रवाई हो। इस तमाम प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए हुकूमती सतह पे इकदाम क्या हो रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, उस दिन एक तो फिर से डेट भी अनाउंस कर दीजिएगा डोगर साहब कि कितने दिन हैं बसंत के लाहौर में जो मनाए जा रहे हैं, और ट्रैफिक का जो निज़ाम है। पहले तो हम देख रहे थे कि अंदरून शहर में वायर के साथ आप बाइक चला सकेंगे, उसके बगैर नहीं। अब ये सारा निज़ाम जो है पूरे लाहौर के लिए होगा, और वो वायर्स कहाँ से मिलेंगी, खुद लगवानी होंगी, गवर्नमेंट लगाएगी। ये दो चीज़ें अगर आप इसको हाईलाइट जो वायर्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कहाँ से? ये DC ऑफिसेज और ट्रैफिक पुलिस जो है वो सारी, और उन्होंने ये भी कहा कि बगैर वायर के मोटर बाइक बाहर नहीं आ सकती। अच्छा, उसका चलान मस्ट है, मैंडेटरी है। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा चांस लिया है। मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ा ऐसा सर्कल है जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर रहा है। लेकिन आप देखिए, इतनी डेथ्स हो गई, ये सारा कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट को ये करने की ज़रूरत क्या थी? क्यों गवर्नमेंट ये कर रही है? उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा दिलेराना फैसला है, बड़ी जुर्रत का काम है। तो इसके लिए हर वो स्टेप लिया जा रहा है ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। उसमें आपने देखा विसल ब्लोअर्स के 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, काबिल तारीफ है CM साहबा का इनिशिएटिव, और आवाम के लिए है, पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम के लिए है। पाकिस्तान का लाहौर की पहचान थी बसंत, दोबारा से रिवाइव हो रहा है। अब वो ज़रा शफाफियत वाला मामला, बगैर सर्च वारंट के छापा मार के किसी नाहक किसी को गिरफ्तार करना या किसी की वॉल्यूशन ना हो, किस तरह से इसको मेक श्योर किया जाएगा कि सारा कुछ मेरिट पे हो रहा है, ज़ाती ग्रज निकाला जाए? अब इसमें ये एक ऐसी चीज़ तो है कि अगर आपने अरेस्ट करना है, तो अगर आपको सर्च वारंट ढूंढते रहेंगे तो उतनी देर में तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया। ऑफ कोर्स इसको इंश्योर किया जाएगा, वहाँ पर जो सर्टन एरियाज़ हैं वहाँ पर बसंत लॉ की गई है, वहाँ पर जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं उनको लगाया जाएगा, उनके जरिए से इन चीज़ों का इंश्योर किया जाएगा। इसमें अब कोई मजिस्ट्रेट तो लाके बिठाना नहीं है कि वहाँ पर। असल चीज़ तो ये है कि ये डोर है, ये चीज़ें, इनकी वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए, इनको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो जो सारी टिप ऑफ होगी, कोई ना कोई विसल ब्लोअर साथ होगा जिसकी टिप पे ये सारा कुछ किया जाएगा, और वो जो मटेरियल है वो उस वक्त प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा डोगर साहब, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि कुछ शरपसंद अनासर जो है वो इसको ख़राब करने की भी कोशिश करेंगे, तनकीद अभी से शुरू हो चुकी है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, उन लोगों को किस तरह से नकेल डाली जाएगी? और फिर क्या औकातकार भी होंगे या पूरी रात ये इवेंट चलता रहेगा? जिस तरह से 3 दिन का अनाउंस किया गया था, 6, 7 और 8 फरवरी, तो वो जो 6, 7 और 8 फरवरी है वो थ्रू आउट 24 आवर्स चलता रहेगा, या उसमें भी कुछ औकात होंगे कि जी अब इसको ख़त्म कर दिया जाए, इस टाइम से इस टाइम तक अलाउ होगा? नहीं, 6, 7, 8 कंटिन्यूसली 3 दिन है। आप दिन रात पतंगे उड़ाएं, आप उसको एंजॉय करें। उसको वो 3 दिन गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। उन 3 दिनों में
गवर्नमेंट हर वो स्टेप लेगी जिससे लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर हो और वो पूरा उसमें कोई रायत नहीं है और गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी कि जो SOPs बने हैं उस पर अमल दरामद हो। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इस चीज़ पे, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का अपनी जो है सारा स्टेक लगा हुआ है, तो उस पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराएं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ दोबारा से क्लियर कर दें कि कोई अपनी छत के ऊपर अंदरून शहर के अलावा पतंगबाजी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो शहर के अंदर वो एरिया जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं उसके अलावा अगर कोई यहाँ पे अपने आप अंदरून शहर में हैं तो आप छत पे अगर आपकी छत डॉक्टर साहब ये बड़ा जरूरी है एरिया में क्योंकि नहीं, बड़ा इजी है ना अपने छत पे जाएं। चाह रहे हैं कि DHA में अगर मैं अपनी छत पे पतंगबाजी कर रहा हूँ तो मुझे कोई पकड़ेगा? हाँ, नहीं वो कह रहे हैं पकड़ेगा, वो तो पकड़ेगा सर, पकड़ेगा। एरिया इसीलिए स्पेसिफाई किए हैं। ये क्लियर कर दें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इवन अंदरून शहर में किन किन एरियाज में होगी वो भी एरियाज आइडेंटिफाई होने हैं। बड़े पार्क में उन्होंने कर दिया, आने वाले दिनों में और भी पार्क इसमें शामिल हो सकते हैं, और भी एरियाज शामिल हो सकते हैं। अंदरून शहर में कौन कौन से एरियाज होंगे, कौन कौन सी छतें होंगी, वो भी नोटिफाई होंगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बाबर डोगरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जाते जाते जुनेद, वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल आपके ऊपर वो पिक्चराइज हुआ हुआ है, गाया गया हुआ है कि ना तो कन्नी देनी आती है ना ही पता नहीं, वो फिर मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं है, वो किसी खातून के ऊपर ही होगा। चले देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है, जुनेद को नहीं आता। बसंत की यादें ताज़ा करते हैं, देखते हैं जरा। नाज़रीन, ये ट्रैक सुनवाने का मकसद ये था कि आपने अपनी पसंद को बिल्कुल नहीं सुनना, वरना आपकी पसंद का मजाक किरकिरा हो जाएगा। तो पैनल की तरफ से ये शरारत की गई थी, शरारत जैसी भी थी, लेकिन इसके अंदर जो कपड़े रंग बिरंगे पहने गए थे, डोगर साहब जो बात मैं आपको कह रही थी कि रंग बिरंगे पतंगों की रंगों के सूट बनवा, ये तो बसंत के रंग तो आप देख सकते हैं कि लाल, पीला, नीला, हरा, हर सब कुछ दिखाई देगा सूट था। तो आप भी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जुनेद ने तो बल्कि दर्जी को बाकायदा साइज दे दिया है, कलर सिलेक्शन हो गई है, तो आप भी देर ना कीजिए, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, ये सारे बसंत के रंग हैं जो दिखने चाहिए, और यही वो मजा है, यही वो रिवायत है जिसको दोबारा से ज़िंदा करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, मरियम नवाज साहबा की तरफ से बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है और सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना है। और अब कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अंडर 19 क्रिकेट के लिए जो शामिल की सीरीज़ और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान किया है, तो जनाब जिसमें फरहान यूसुफ को शामिल किया गया है और वो इवेंट्स की क़यादत उन्हें सौंपी गई है। तो सैमुल की सीरीज़ 6 दिसंबर से 25 तक जारी रहेगी। जी बिल्कुल, और तवक्को करते हैं कि जीत से हमकिनार हो। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और मेज़बान टीम के दरमियान ये खेली जाने वाली, जबकि ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नमीबिया और जिम्बाब्वे में 50 ओवर फॉर्मेट में होगा। और इसी तरह से अंडर 19 एशिया कप की टीम में सिर्फ एक तब्दीली की गई है, जहां मोहम्मद हुज़ैफा की जगह उमर ज़ेब शामिल किए गए हैं। और इसी तरह सैमुल की सीरीज़ में पाकिस्तान कम से कम 4 मैचेस खेल सकेगा। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं अंडर 19 टीम के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ये तमाम मैचेस जीतें बल्कि इवेंट अपने नाम करें और ट्रॉफी लेके घर वापस आएँ। हमारे साथ मौजूद अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपको वेलकम कहेंगे। अहमद भाई, क्या कहते हैं कि फरहान यूसुफ की क़यादत में हमारी अंडर 19 टीम जो है वो जीत से हमकिनार होने जा रही है? आई थिंक अंडर 19 क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखें तो सारे बॉक्सेस टिक हैं। बैट्समैन अगर हैं तो वो प्रॉपर बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं तो वो प्रॉपर बॉलर्स हैं। जो हम नेशनल टीम में एक रेलू कट्टे वाला काम देखते हैं कि ये बैट्समैन है लेता है, ये बॉलर है थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है, वो और जो है ना नीम और राउंडर बनाने के चक्कर में हम डिफरेंट तरह के प्लेयर्स को खिलाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। और आई थिंक इसका क्रेडिट सरफराज अहमद को जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पिछले कुछ अरसे में अगर कोई एक अच्छा फैसला है तो वो ये कि सरफराज अहमद को मेंटोर भी बनाना टीम का और उसके साथ साथ मैनेजर भी बनाना, फिर उनको फुल इख्तियारात देना सिलेक्शन से लेके हर लिहाज से। और आई थिंक कि ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि बजाय वो 2-3 लोग इन डेजिग्नेशंस पे रखते, मैनेजर अलग होता, मेंटोर अलग होता, फिर सरफराज अहमद एज हेड कोच डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे होते, तो आई थिंक कि ये ज़्यादा बेहतर सरफराज अहमद को इख्तियारात दिए गए हैं। और हम सब जानते हैं कि सरफराज अहमद की एज अ कैप्टन जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात हैं और जो सर्विसेज हैं वो किसी से छुपी भी नहीं है। और आई थिंक कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिन पे हम ये कह सकते हैं आंखें बंद करके कि जो मेरिट को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अपनी कप्तानी में भी उन्होंने मेरिट को प्रायोरिटी दी। चाहे 17 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, उस वक्त एक यंग लॉट थी उनके पास, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान
फाइनल में जीतना तो दूर जाएगा भी, लेकिन पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इसी तरह से पाकिस्तान उनकी कैप्टनसी में 13-14 लगातार T20 सीरीज जीता। नंबर 1 T20 साइड थी हमारी। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो सरफराज अहमद की हमें नज़र आती थी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसी तरह की परफॉर्मेंस हमें एज अ हेड कोच या एज अ मेंटोर भी नजर आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अहमद भाई, जिस तरह से आपने भी कहा कि सरफराज अहमद को देने का ये जिम्मेदारी बहुत ही हमें फ़ायदा हुआ है और बड़ा ही अच्छा ये स्टेप था। हम देख रहे हैं कि उसके फ़ायदे भी आने वाले दिनों में हमें नज़र आएंगे। लेकिन अंडर 19 का जिस तरह स्क्वाड की भी बात करें, बड़ा बैलेंस स्क्वाड है और इसके अंदर कम अज़ कम उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से हमारी नेशनल टीम के अंदर होता है कि अगर कोई बॉलिंग अच्छी नहीं बॉलर कर रहा तो उसको बैटिंग करवा दी जाती है, और अगर कोई बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको ऑलराउंडर बना के कहीं ना किसी तरीके से टीम के अंदर शामिल कर लिया जाता है। अंडर 19 जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि एक अच्छी बैलेंस टीम है, आप क्या समझते हैं मुल्की सीरीज़ में या ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम की तैयारी इतनी अच्छी है और किस चीज़ को इसके अंदर प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए, तैयारी के हवाले से तो मुझे नहीं लगता किसी किस्म का एक्सक्यूज होना चाहिए, क्योंकि आपको एशिया कप भी मिल गया उससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद अगर आपको ट्राई सीरीज भी मिल रही है तो आपको फिर फुल यूटिलाइज करना चाहिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा सकते हैं, उन प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता है जो अभी तक बेंच पे बैठे हुए हैं, ताकि उनकी भी परफॉर्मेंस का कुछ 19-20 पता चल सके। तो आई थिंक कि प्रिपरेशन के लिहाज से बड़ा एक ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम के पास कि वो अपनी प्रिपरेशंस को कंप्लीट करें। स्क्वाड में भी किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वाड अच्छा है। स्क्वाड को अगर जो है तैयारी करनी है तो वही बात है कि अपॉर्चुनिटी है, इसमें तैयारी करें और आगे वर्ल्ड कप में टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिखाएं। और आई थिंक कि सिर्फ स्क्वाड बैलेंस नहीं है, पाकिस्तान में पोटेंशियल भी है कि अच्छा खेल सके। सिर्फ होता ये है कि प्रेशर सिचुएशन में हम पैनिक कर जाते हैं, चाहे अंडर 19, तो ये हमें पैनिक नहीं करना और असाब को कंट्रोल में रखना है। टीम अच्छी है, बैलेंस है। थोड़ा सा अगर बात करें, गुज़िश्ता रोज़ मेरी नज़र से खबर गुजरी जिसमें वो अफ़गान नेशनल टीम जिसने पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने से मना किया था, फिर पाकिस्तान ने तो उन्हें PSL से निकाल दिया, ICC के इवेंट से उन्होंने खुद खेलने से इनकार कर दिया पाकिस्तान से नफरत का इजहार करते हुए, या नई दिल्ली या BCCI के नक्शे कदम पर चलते हुए। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि IPL से भी उन्हें निकाला गया है, किसी एक टीम ने भी उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। तो उन्हें कुछ अपने किए पर शर्मिंदगी का एहसास होगा या फिर इसी रविश पर वो चलते रहेंगे मुस्तकबिल में भी? देखें, जब आप अपनी औकात और हैसियत से बाहर होके अपने कद से बड़े काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। ये इतने मौश और नमक हराम है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की, पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी और आज ये पाकिस्तान को ही आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के साथ हमारी कुछ 70 साल की राइवलरी है, ठीक है, कितने हमारे क्रूशल हुए। कभी हमने नहीं देखा कि पाकिस्तानी फैंस ने इंडियन फैंस को कुर्सियां मारी हो स्टेडियम में, या इंडियन फैंस ने हमें कुर्सी, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी इन्होंने तो इस तरह की भी नीच और घटिया हरकतें की हुई हैं। भाई जुमा आपको 8 दिन हुए नहीं है क्रिकेट खेलते हुए। क्रिकेट की आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है? आप लोगों की क्रिकेट में हैसियत, आप आके पाकिस्तान की हमने आके नहीं खेलना। आप अगर BCCI के नक्शे कदम पे चले हैं तो फिर BCCI इंडियन क्रिकेट टीम की सीरीज ऑर्गेनाइज कराए ना आपके साथ, क्यों नहीं खेल रहे? अब आप का मकसद ये है कि घूम फिर के आपके पास एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी थी जिसके साथ आप था। अब आपने हमें आंखें दिखाने की कोशिश की है तो फिर हमने भी आपको छोड़ दिया कि ठीक है जाए, आप भी जाएं, जाके पता करें कि कितने जो है ना 20 का 100 है। और अब आई थिंक कि वैसे ही क्योंकि रिजीम ने वुमेन क्रिकेट पे पाबंदी लगाई हुई है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जो बड़ी टीम्स है वो तो खेलने के लिए, यही वजह है कि शायद अफगानिस्तान को अब मुंह की खानी पड़ भी रही है और वही उन्हें नतीजा उसका नज़र भी आ रहा है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ आ जाए अहमद भाई, तो सुपर लीग की जो टीमें हैं उनकी बोलियां लग रही हैं। $40 लाख की बुनियादी रकम जो है वो मुकर्रर की गई है और 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा किया जा रहा है। $2 लाख जो हैं, और बोली की नाकामी वो $20 लाख जो है वो जब्त हो जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। क्या समझते हैं कि कितनी बोली लगनी चाहिए, कौन कितनी कैपेसिटी के अंदर है?
देखें प्राइसेस देखने में ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि कितने सीजन्स हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग जी के। हाँ। साल पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड इम्प्रूव ही होता जा रहा है। पिछले एक दो सीजन्स में थोड़ा सा मार्केटिंग का प्रॉब्लम था, उतनी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो सकी, उतनी प्रमोशन पे काम नहीं हो सका पाकिस्तान सुपर लीग के। लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है या स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। सो आई थिंक आपने देखा जाए तो प्राइसेस बिल्कुल ठीक है। अगर आप और लीग्स में देखें तो उनमें भी राउंड अबाउट शायद उनका स्टैंडर्ड भी इतना नहीं है, लेकिन इसी के करीब करीब ही उनकी प्राइसेस। मतलब ये ओवरऑल अगर देखें तो प्राइसेस तो ठीक है। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो भी बिडिंग करता है, जो भी पार्टीज बिडिंग करेंगी, उनमें वो किस शहर की टीम के लिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट 8 ऑप्शन दे दिए हैं कि अगर किसी ने बिडिंग करनी है तो वो इन 8 ऑप्शंस में से किसी एक शहर का नाम जो है वो रख सकते हैं। तो अभी तक तो स्पेकुलेशन दिसंबर को होनी है, लेकिन मार्केटिंग अच्छी हो रही है इस बार और लगता ये है कि फ़ायदा भी होगा इस मार्केटिंग करने का और बोली अच्छी लगेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं अंडर 19 टीम के लिए भी कि वो अच्छा परफॉर्म और एक अच्छा खेल देखने को मिले। हमारी नेशनल टीम के लिए भी वही दुआएं और वही बेस्ट विशेज़ हैं कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें आने वाले मैचेस के अंडर 19 से कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो अंडर 19 की भी थोड़ी सी सूरत लड़खड़ा रही है, लेकिन बहरहाल अच्छा परफॉर्म करें। शाकीन की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, तो अक़वात बहुत सी जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कराची के लियारी की और उसके मशहूर शख्सियत सरदार अब्दुर्रहमान बलोच से मुतल्लिक मनफी जो प्रोपेगेंडा एक मूवी बनाई गई थी धुरंधर, जिसे गल्फ कंट्रीज़ ने बैन किया। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तनकीद हुई और पूरी दुनिया की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक प्रोपेगेंडा और झूठ पर मबनी फिल्म है, लेकिन अब कुछ डिमांड सामने आ रही है उनकी। बिल्कुल ऐसे ही जो रहमान बलोच के भतीजे हैं वो और उस इलाके के जो काउंसलर हैं फतेह बलोच, वो कहते हैं कि भारतीय फिल्म में उनके चचा की किरदार कशी की गई है और कुछ दिखाया और गया है, बस हकीकत कुछ और है। तो वो कहते हैं कि जो कुछ दिखाया जा रहा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि ओवरऑल ही हम देख रहे हैं कि इस मूवी के अंदर बहुत ही मुबालगाराई से, झूठ से काम लिया गया है। मतलब हमें कोई उसमें हकीकत प्रोपेगेंडा मूवी थी ईशा, लेकिन एक चीज़ काबिले हैरत भी है कि सबसे ज़्यादा पसंद भी किरदार रहमान डकैत ही का किया गया है। अक्षय खन्ना ने भी किरदार निभाया और ये आप जो किरदार देख रहे हैं संजय दत्त का, ये असलम चौधरी, वो निडर और बहादुर पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जाम शहादत भी नोश किया था। लेकिन जो सवालात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और औरंगज़ेब जब्बार इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। औरंगज़ेब जब्बार, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं रहमान डकैत के भतीजे के? बिल्कुल, बॉलीवुड की जानिब से बनाई गई एक मूवी धुरंधर, जिसके आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे हैं, उसमें लियारी को जो है वो जराइम पेशा अफराद का ना सिर्फ गढ़ बताया गया, बल्कि एक कैरेक्टर रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, जिसे जो है वो बहुत बड़ा दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। इसी सिलसिले में जो है वो हम आज लियारी की अफशानी गली में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो रहमान बलोच के अहले खाना और उनके भतीजे हैं फतेह बलोच। उनसे जानते हैं कि मूवी के बारे में उनके क्या तासुरात हैं और इतना बड़ा दहशतगर्द बना के जो है वो रहमान बलोच को पेश किया गया कि उसको जो है वो इनडायरेक्टली मुंबई हमलों में भी मुलविस बताया गया। तो इस बारे में इनके अहले खाना क्या कहते हैं, फतेह बलोच से जानते हैं। फतेह बलोच, अस्सलाम वालेकुम। मूवी तो जो है वो काफ़ी चर्चा का मौजू बनी हुई है सोशल मीडिया पे आजकल, तो मुझे ये बताइएगा कि रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत आपके चचा थे, कैसी शख्सियत थे और जो दिखाया गया क्या वो सच है? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपके चैनल के तौर से मैं अपने आवाम को वो कहना चाहता हूँ कि सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जो रहमान लफ्ज़ होता है अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम है, तो इसको डकैत लफ्ज़ देना तो मैं ये नामुनासिब समझता हूँ। तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर जो दर्जनों मुकदमात हैं, ना कोई डकैती के मुकदमात हैं उसके ऊपर, ना बत्ताखोरी के, ना मंशात फरोशी के, इस तरीके से बिल्कुल कोई ना इसके ऊपर FIR है। तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो तो लियारी के लोगों के लिए एक मसीहा था, अपने लोगों के लिए एक हीरो था। आज भी लोग इसके दिल से याद करते, तो लियारी में लोगों की इसके दिलों में बहुत मोहब्बत है। तो अब्दुर्रहमान बलोच जो है, इसको डकैत जो लफ्ज़ है
वो जब मुत्तहदा के दहशतगर्द जो एक लंदन में बैठा हुआ है अल्ताफ़ हुसैन राह का एजेंट है, जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बयानात देते हैं, तो वो चाहते थे कि लियारी में कब्ज़ा करे, तो हमेशा उसकी ख्वाहिश थी। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने इसके हमेशा ख्वाब को जो कब्ज़ा करना चाहता था, तो अब्दुर्रहमान इसको कभी पूरा करने नहीं देता था। तो इसने अब्दुर्रहमान बलोच को अपने सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू अब्दुर्रहमान को डिकेट लफ्ज़ दिया गया था। तो ये तंदूर और सिंदूर वाले जो भारत में बैठे हैं, ये तो हिंदू हैं, इनको क्या पता कि रहमान किस लफ्ज़ का नाम है, तो उसको किस तरीके से लिया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो मैं इस इलाके का कौंसलर भी हूँ। मैंने लियारी में सबसे ज़्यादा वोट भी मैंने लिए। तो हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपको पता है, कुछ दिन पहले जब मोदी को कहा था गुजरात का कसाई, तो देखो हमारे पार्टी के ख़िलाफ़ इसने किस तरीके से वीडियो बनाई है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ भी इनके एक साजिश है हमारी पार्टी के ख़िलाफ़, और लियारी के लोगों के ख़िलाफ़। लियारी को बदनाम किया गया, हमारे मुल्क और कौम को, इदारों को बदनाम किया गया था। तो अब्दुर्रहमान बलोच मसीहत लियारी में अब्दुर्रहमान बलोच ने जो तरक्याती काम किए, सियासी समाजी काम किए, जो इलाके में हमारे लोगों के लिए। शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे औरंगज़ेब जब्बार। और औरंगज़ेब जब्बार, इनके भतीजे का जो कहना है कि मेरे चचा को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया, वो एक डिफरेंट शख्सियत थी और उनको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया गया। बहरहाल इस मूवी के अंदर जितना प्रोपेगेंडा भारत कर सकता था वो भारत ने किया, और भारत ने पाकिस्तान को एक नेगेटिव रोल के अंदर दिखाया है। हम भारत से यही उम्मीद कर सकते हैं, और इस तरह के अगर शरपसंद आपका हमसाया हो तो फिर आप कोई भी तवक्को से कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से रिलेटेड एक और मूवी हम देख रहे हैं भारत ने बनाई है, और भारत अपने होशो हवास शायद खो बैठा है। जुनैद धरिंदर के बाद एक जो उनकी नई मूवी आ रही है बॉर्डर, उसके अंदर बॉर्डर 2 के अंदर भी उन्होंने जो डायलॉग है एक बड़ा ही वो मशहूर हो रहा है, और जिसका जवाब भी दिया उन्होंने कहा भाई आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, तो कहते हैं लाहौर तक। और उसका जवाब दिया शान ने कि हाँ लाहौर तक आवाज़ ज़रूर आई थी, लेकिन वो आवाज़ थी राफेल के गिरने की। और वैसे आप लोग सारे तनकीद कर रहे हैं, मेरी तो हमदर्दियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बॉलीवुड ही तो प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया अपने आप को जीता हुआ दिखा सकता है। तो आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं? कहीं तो उन्हें जीतने दें भाई। आपने उनके राफेल गिरा दिए, आपने उन्हें ठीक ठाक पिटाई करके वापस भेजा। अभिनंदन आया, देखिए अभिनंदन के साथ आपने क्या किया, उसको मार के नहला के चाय का कप पिला, उसे भी वापस भेज दिया। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर उनके पास इतनी अच्छी अफवाज मौजूद हैं, इतने अच्छे पायलट्स मौजूद हैं बॉलीवुड में, तो कम से कम हमारे सामने लाइए यार, बॉलीवुड वालों को भेज दो। जंग अगर लड़नी है आपने तो राफेल उनके हवाले कर देते। आप बॉलीवुड अपने बॉलीवुड के जो आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं, तो शायद आप कम से कम कुछ सुबकी से बच जाते हो और जंग। देखिए ये सब लोग आपके खिलाफ हैं, लेकिन मैं बॉलीवुड के साथ हूँ, मेरी हमदर्दियाँ इंडिया के साथ हैं, क्योंकि कोई एक प्लेटफॉर्म तो उन्हें मिलना चाहिए भाई जहाँ पे वो जीतता हुआ अपने आप को दिखा सके। तो सनी देओल हो या अक्षय खन्ना हो, रणवीर सिंह हो, जितने भी हैं भाई, ये इनकी बेहतरीन आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, स्पाइज भी हैं, और यही वो तमाम कारकर्दगी है जिसे इंडिया दिखा सकता है, नरेंद्र मोदी दिखा सकता है कि कहीं तो वो जीत। लेकिन जाते जाते हम ये जरूर आपसे कहेंगे कि मिग 27 की भी आवाज आई थी और राफेल गिरने की भी आवाज भरपूर अंदाज में लाहौर तक महसूस की गई थी। तमाम इंसान जितने भी पाकिस्तानी हैं या पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान हैं, सभी का ये ख्वाब होता है कि उसका घर बहुत ही मजबूत हो, पायदार हो, जहाँ उसकी अगली नस्लें परवान चढ़ सकें और खूबसूरत मुस्तकबिल के तकाज़ों पर पूरा उतर सकें। लेकिन सिर्फ खूबसूरत डिज़ाइन ही काफ़ी नहीं होता जनाब, मजबूत बुनियादें, सही मवाद, माहौल दोस्त तामीरात और ज़मीन के दुरुस्त इंतखाब के बगैर ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। तो क्या कुछ करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आज के दौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, बिजली के बिलों की कमी, स्मॉग से बचाव और कुदरती आफात के तहफ़्फ़ुज़ को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये जानना बहुत अहम है कि इमारतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा डिज़ाइन, मटीरियल और उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए बुनियादी जो आपको चीज़ें जहन में रखनी है वो कौन कौन सी हैं कि मॉडर्न भी हो, देरपा भी हो, माहौल दोस्त भी हो और फिर बिजली की बचत भी कर सके, क्योंकि घर ठंडा और पुरसुकून भी होना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ लुकमान खान साहब मौजूद हैं, मेंबर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। लुकमान खान साहब, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि पहले तो ज़मीन का इंतखाब होता है कि ज़मीन का इंतखाब कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर बुनियादें रखना, इन सब चीज़ों में कहाँ पर हम गलतियाँ कर जाते हैं कि हमारा घर उतना मजबूत नहीं बन पाता या उसकी बुनियादें बहुत जल्द हिल जाती हैं। और फिर जिस तरह से हम माहौल दोस्त भी कह रहे हैं, बिजली इतनी महंगी है, बिजली की भी बचत हो सके ताकि, तो क्या हमें बेसिकली किन चीज़ों को का ख्याल रखना चाहिए अपनी इमारत को शुरू करने से पहले, आगाज़ उसका करने से पहले?
देखें जी, जो इमारत है ना वो किसी जगह पे भी बन जाती है। ठीक है। असल में इसके लिए इंजीनियर दरकार होता है। आपकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा नरम है तो उस पर भी इमारत बन जाएगी, सख्त है तो उस पर भी बन जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए इंजीनियरिंग जैसे समंदर के अंदर भी पुल बना लेते हैं, और आप देखें आर्टिफिशियल आइलैंड, पाम जुमेरा, और जो वो उन्होंने भी समंदर के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं। यानी इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंजीनियर का ओहदा वजूद में आया है। तो इसलिए हमारा जो मेजर चैलेंज होता है ना, वो हमने जो कंडीशन हमें मिली होती है ज़मीन की, इलाके की, मौसम की, उसके मुताबिक हमने अपनी बिल्डिंग के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ डालनी होती हैं कि वो आने वाले हालात का मुकाबला कर सके। ठीक है। और उसके रहने वालों को सुकून दे सके। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने बताया कि माहौल दोस्त बिल्डिंग, एक टर्मिनोलॉजी बड़ी इस्तेमाल होती है इंटरनेशनल पे, उसको कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग पूरी दुनिया इस वक्त ग्रीन बिल्डिंग पे जा रही है। अच्छा। मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ग्रीन बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती है जो तामीर के दौरान और इस्तेमाल के दौरान माहौल पे असरअंदाज ना हो। ओके। इसको हम ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। ओके। तो जितने भी आलमी इदारे हैं वो इस वक्त ग्रीन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग के अंदर ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं या उसकी ऑपरेशन के दौरान ऐसे आले इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो मैक्सिमम सूरज की रोशनी से बेनिफिट हासिल करें। ठीक है। यानी रोशनी के लिए हमें एक्स्ट्रा बल्ब ना जलाने पड़े, हमें एक्स्ट्रा कूलिंग ना करनी पड़े, क्योंकि जारी बात है कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। जब वो पैदा होती है तो माहौल को ख़राब करती है। ठीक है। तो हमें इस वक्त माहौल दोस्त बिल्डिंग की ज़रूरत है, जो कि हमारे बिजली के बिलों को भी कम करे और हमें एक मॉडर्न लाइफस्टाइल दे विद इन दी बजट एंड विद इन दी एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट। तो लुकमान साहब, अभी जो करंटली हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें और ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर या उसकी बनावट के अंदर फ़र्क क्या है? किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? और बनाने के दरमियान भी आप कह रहे हैं कि वो माहौल दोस्त हो, बनाने के बाद जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए भी माहौल दोस्त हो, तो वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, अगर आप स्पेसिफिकली बता सकें? मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ग्रीन बिल्डिंग पाकिस्तान में अभी तक जो है सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुई है, रेजिडेंशियल में नहीं। रेजिडेंशियल में नहीं है, कमर्शियल में नहीं। ओके। ठीक है जी। मैं दोबारा बात बताऊंगा कि ग्रीन बिल्डिंग थोड़ी सी महंगी बनती है, अच्छा, लेकिन वो फ्यूचर में आपके पैसे पूरे करती है। हम ये समझते हैं कि चूंकि ये बिल्डिंग महंगी है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो इसलिए अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर हम ग्रीन बिल्डिंग के अंदर आमतौर पे सीमेंट कम इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर सीमेंट की जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड। मजबूती कैसे आएगी? मजबूती उसमें ये नहीं, कम से मुराद है उसकी रिप्लेसमेंट होती है। यानी क्या? सीमेंट के अल्टरनेट जो मटेरियल्स होते हैं ना, जो बॉन्डिंग देते हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो खास बॉन्डिंग है? हाँ, बॉन्डिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे फ्लाई ऐश हो गई, वो अच्छा। भट्टी से निकलती है जब आप बर्निंग करते हैं लोहे की, तो हम सीमेंट की रिप्लेसमेंट देते हैं। अच्छा, जब सीमेंट ईजाद नहीं हुआ था तब चूना था। आपने पुरानी इमारतें देखी होंगी, सारी चूने से बनी होती थी। सीमेंट बेसिकली 1827 के करीब ईजाद हुआ, उससे पहले सारा चूना था। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सीमेंट जो है ना चूने को जलाने से बनता है। ओके। या अगर आप चूने को जला दें और उसके अंदर कुछ और एलिमेंट ऐड करें तो सीमेंट बन जाता है। ओके। ठीक है। उससे क्या होता है कि फ़ज़ा के अंदर जब बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। अगर हम उसको रॉ फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर दें चूने को, तो फिर वो फ़िज़ा वाली कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात है सरिया आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब सरिया भट्टी में बनेगा, जाके जहाँ पे बनेगा वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी। बिल्कुल ठीक है। तो बात है कि ये जो मटेरियल्स हैं, इनोवेटिव मटेरियल हम लेकर आ रहे हैं। सीमेंट की रिप्लेसमेंट में सरिये की रिप्लेसमेंट, जैसे फाइबर ग्लास की रीइंफोर्समेंट सरिया आ गया हुआ है, हम उसको लुकमान इस्तेमाल साहब, अगर हम पहले देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, हम जैसे कले बनाए जाते थे, महल बनाए जाते थे, तो उनके अंदर वो हवादार भी हुआ करते थे, ठंडा मटेरियल होता था। और अभी भी अगर आप चले जाएं शाही कले किसी में भी चले जाएं तो आपको एक पुरसुकून सी ठंडक सी महसूस होगी। गर्मियों की शदीद हिद्दत वाले दिन भी होंगे तो उनके अंदर भी आपको वहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी। वो क्या मटेरियल यूज़ करते थे? आजकल जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या उनके अंदर वो इस्तेमाल हो रहा है? और क्या अगर खिड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएँ या फिर जैसे सन रूफ रखे जाते हैं किचन्स के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर, बेडरूम्स के अंदर या वॉशरूम्स के अंदर, अगर सन रूफ रखे जाते हैं जो कि रोशनी भी, सनलाइट भी देंगे और आपको लाइट बिजली भी कम इस्तेमाल होगी, तो क्या इससे भी माहौल दोस्त घर बनाया जा सकता है? देखिए जी, पहले तो आपने तारीखी इमारतों का जिक्र किया कि वो कैसे बनाई जाती थी। देखिए, पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग थी ना, वो सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी से ऊपर नहीं होती थी। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप कह रही हैं कि वो इमारतें अभी भी ठंडी महसूस होती हैं। उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि उनकी दीवारें बहुत चौड़ी होती हैं।
ओके। यानी आजकल के दौर में दीवारें स्लिम हो गई हुई हैं। उस ज़माने में दीवार 2.5-3 फुट 4 फुट की बनती थी। दूसरा, उसके अंदर ब्रिक इस्तेमाल होती थी। ब्रिक इटसेल्फ एक ठंडा मटीरियल है। ओके। फिर उसके अंदर चूना इस्तेमाल होता था, ठीक है। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हम कहते हैं जी 400 साल से खड़ी हैं, तो वो इसलिए खड़ी हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी उनकी दीवारें बहुत मोटी हैं, वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और उसके अंदर छतों के अंदर भी सरिया नहीं इस्तेमाल हुआ, वो डॉटेड छतें इस्तेमाल हुई हैं। वो एक टेक्निक है हमारी गोल छत बनाने वाली। अच्छा। तो पुरानी बिल्डिंग अभी तक अगर यही प्रॉपर्टीज़ आप मौजूदा दौर की बिल्डिंग में डाल दें, दीवारें चौड़ी कर दें, छतें मोटी कर दें, तो आज की बिल्डिंग भी ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन मसला ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है और आबादी बढ़ रही है, तो हमें अब स्लिम बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर के अंदर जो है वो बिल्डिंग जगह कम हो गया। हम हॉरिजॉन्टल स्प्रेड नहीं कर सकते, अब हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा। वर्टिकल स्प्रेड करेंगे तो हाई राइज बिल्डिंग वजूद में आएंगे। ठीक है। फिर हम खुले घरों से चले जाएंगे अपार्टमेंट्स के अंदर, और एक जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वो सारी मैकेनिकली ऑपरेटेड होती है। वहाँ पे आप खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, वहाँ आप AC लगाएंगे, ये वो सारा। जो प्रॉपर्टीज़ आपने बयान की हैं कि अच्छी बिल्डिंग की, हवादार बिल्डिंग की, जिसके अंदर आपके पास आप यानी नेचुरल तरीके से चीज़ें हासिल करते, पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था। लेकिन उस ज़माने अभी भी हम देखें हमारे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये हो रहा है। आप लंदन अमेरिका को ही देख लें तो वहाँ पर भी ग्लास लगा दिया जाता है ड्राइंग रूम्स के अंदर, वॉशरूम्स के अंदर, ताकि वो एक जो सन लाइट है वो डायरेक्टली रूम के अंदर आ सके। फिर विंडोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि सन एक्सपोजर घर का रहे। जी, असल में ना बिल्डिंग की ओरिएंटेशन मैटर करती है कि आपने बिल्डिंग की ओरिएंटेशन ऐसे रखनी है कि सुबह सूरज चढ़े तो मैक्सिमम रोशनी दे, ग्रूब होने तक वो मैक्सिमम आपकी बिल्डिंग के अंदर रोशनी दे। बिल्कुल सही। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें उस वक्त पॉसिबल थी जब आपके पास जैसे आप गांव में अगर बनाएंगे घर, तो आप उसकी खिड़कियाँ भी ज़्यादा रख सकते हैं, ऊंची रख सकते हैं। मैं जो बीइंग एन इंजीनियर एक चीज़ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि मैं शहरी आबादी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा लोग बसते हैं जी। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। स्पेस कम का मतलब है कि आप देखें कि मार्केट में पहले 5 मरले की कटिंग आती थी, इस वक्त मार्केट में जो प्लॉट है 3 मरले की कटिंग पे भी आ गया हुआ है जी। और जो 3 मरले का है वो भी अफोर्डेबल नहीं है इस वक्त लोगों के लिए, क्योंकि उस पर भी 1.5-2 करोड़ पे आप बंदे का प्लॉट समेत अगर कंस्ट्रक्शन करे तो लग जाता है। तो फिर ऐसा सोल्यूशन जो इंटरनेशनली इस्तेमाल होता है वो अपार्टमेंट्स हैं जी, वो फिर बड़ी बिल्डिंग होती है, 15 स्टोरी बिल्डिंग, 20 स्टोरी, 25 स्टोरी, जो कि हम इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जिनमें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। तो वो ज़्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं। यानी अगर एक 3 मरले की बिल्डिंग आपको 1.5 करोड़ में पड़ती है तो अपार्टमेंट वही आपको 70-80 लाख रुपए में पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, आम घर के अंदर आपने मौसमी हालात से बचना होता है, उसकी चौकीदारी करनी होती है, रिपेयर मेंटेनेंस करनी होती है, जबकि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर सारा कुछ वही मैनेज करता है जो डेवलपर हो। बिल्कुल। अब ये आप कह रहे हैं कि बेहतर ऑप्शन बड़े शहरों के अंदर ये है कि आप घरों के अंदर महदूद वसाइल के साथ रहने से बेहतर है कि अपार्टमेंट में जाएं, ज़्यादा आसाइशें भी होंगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होंगी। अच्छा, उन अपार्टमेंट्स को ज़लज़ला प्रूफ बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? क्योंकि अब ये ज़लज़ले, सैलाब, सुनामी ये बहुत मुतासर करते हैं, बहुत से बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं, नुकसान भी फिर उतना ही बड़ा होता है क्योंकि बहुत से ख़ानदान, बहुत सी ज़िंदगियाँ वहाँ पर रिहाइश पजीर होती हैं। तो वो क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मटीरियल है जो ज़लज़ला प्रूफ बनाता है किसी भी बिल्डिंग को? देखिए जी, जो एक बड़ी बिल्डिंग है ना, जैसे 20, 25, 30 स्टोरी जो बिल्डिंग है जी, वो तकरीबन 80 से 100 साल के लिए डिज़ाइन की जाती है, यानी उसका जो ढांचा होता है। आम घर की जो एज होती है 35 से 40 साल तक होती है, ठीक है। तो बीइंग उसमें एक जो रोल आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, जो कि मेरी अपनी स्पेशलिटी, मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक। तो मैंने लाहौर में बेशुमार हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन की हुई है, अब भी कर रहा हूँ, 15-20 साल भी हम कर रहे हैं, जो कि 18 है, 25 है, 26 है, 30 है, 35 है, यहाँ तक हम काम कर रहे हैं, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। अच्छा, बिल्डिंग चाहे 2 स्टोरी हो या 20 स्टोरी हो या 25 स्टोरी हो, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ज़लज़ला ही है, और ये कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। हम इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इसकी इंटेंसिटी की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो जब बीइंग एन इंजीनियर हमारे पास जब एक चीज़ आती है कि ये बिल्डिंग 100 साल चलनी है, तो हमने आने वाले 100 साल के दौरान उसकी हवाओं का और उसके ज़लज़लों का और उसका जो ग्रेविटी लोड है उसका एनालिसिस करना होता है। ठीक है। हमारे पास टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्निक्स हैं कि हम उसके अंदर उस बिल्डिंग को पहले मॉडल करते हैं, फिर लोड लगाते हैं, फिर उसके कॉलम, बीम और उसकी बुनियादों का साइज़ डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो अगर मुझे एक बंदा कहता है जी ये बिल्डिंग आपने आज डिज़ाइन की है
तो आने वाले 80 साल के दौरान उस पर जितनी हवाएं आएंगी, उस पर जितने जलजले आएंगे, मैंने सारे मद्देनज़र रखने हैं और मैंने उसके मुताबिक बिल्डिंग के अंदर जान डालनी है। तो इसलिए बिल्डिंग कोलैप्स का जो मसला है कि जो बिल्डिंग नाक़िस तरीके से, नाक़िस टेक्निक के साथ इस्तेमाल बनी होगी वो हमेशा कोलैप्स करेगी। गुड बिल्डिंग जो सही टेक्निक से वो नहीं कभी, मतलब उसके अंदर मटेरियल और मजबूती आप ज़्यादा लाते हैं। अगर बिल्डिंग के अंदर सैलाब की सूरत हाल से बिल्डिंग गुजरी है तो वो क्या काबिल इस्तेमाल रह जाती है? कितना टाइम वो मजीद चल सकती है, उसको चलाया जा सकता है? देखें जी, ये केस टू केस है। अगर एक बिल्डिंग 8-9 फुट पानी के अंदर डूब गई है, जैसे रिसेंटली सैलाब के अंदर हुआ है, जनूबी पंजाब में, सिंध में, जनूबी पंजाब को छोड़ें, लाहौर में, लाहौर के अंदर, हाँ यहाँ पे सोसाइटी के गर्ड में आ गया जी। लाहौर, अगर आपकी वो बिल्डिंग जो है वो पानी में डूब गई है तो उसकी बुनियादों के नीचे जो मिट्टी होती है ना वो खिसक जाती है। कितने दिन रह जाए अगर वो पानी? मेरा ख्याल 5 घंटे भी रह जाए, 4 अच्छा। घंटे भी रह जाए, तब भी आ जाए, क्योंकि वंस पानी एंटर्ड इन द फाउंडेशन, पानी बुनियादों के अंदर दाखिल हो गया तो बिल्डिंग आपकी प्रोन हो गई है। ठीक है, अब बात यह है कि जब आपका सैलाब का पानी निकल गया तो आपने एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जो बिल्डिंग की मजबूती को देखता है उसको आप बुलाएं, उससे बिल्डिंग चेक करवाएं, वो बताएगा कि बिल्डिंग में कितनी जान बाकी है, आया कि ये जो बिल्डिंग है ये हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको कोई मज़ीद ताकत देनी पड़ेगी, यानी इसकी बुनियादों में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, दीवारों में ऐड करनी पड़ेगी, मज़ीद कोई सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जैसे एक आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक आम MBBS डॉक्टर भी यही कहता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए क्योंकि स्पेशलिटी का दौर आ गया, एक्सपर्ट के पास जाए। तो आपने चाहे वो घर है 5 मरले का, 10 मरले का, कनाल का, चाहे आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की डेफिनेशन है वो BSc सिविल इंजीनियर होता है और साथ में उसने MSc की होती है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, वो बेहतर तरीके से आपको बता सकता है, वो बताता है और ये कहाँ पर- केस टू केस होगा। आप एक जनरल बात नहीं कर सकते कि इस सोसाइटी की ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये सेफ हैं, उसने केस टू केस स्टडी करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया लुकमान खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग जो है वो कोलैप ना करें और पानी के अंदर अगर डूब गई हैं या कुछ टाइम के लिए पानी उन तक पहुंचा है और उनकी रूट्स तक पहुंचा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको इंजीनियर को बुलाकर उससे उसकी राय लेनी चाहिए कि आखिर इस बिल्डिंग में रहा जा सकता है या नहीं, या कहीं से कमज़ोर तो नहीं हो गई, या इसकी बुनियाद, इसकी बेस जो है वो कमज़ोर तो नहीं हो गई है। तो वही आपको इस तरीके से बता बिल्कुल। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद फिर बात करेंगे कि जो बच्चे हैं उनकी नज़रें क्यों कमज़ोर हो रही हैं, वालिदैन कहाँ गलती कर रहे हैं, बच्चों को किन चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से दूर रखना है और क्या उन्हें खिलाना पिलाना है। और दुनिया भर में हर 3 में से एक बच्चा नज़र की कमज़ोरी का शिकार है, और जो ना सिर्फ उसकी तालीमी कारकर्दगी बल्कि मजमूई ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को भी मुतासिर करता है। बहुत सारी खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता बच्चा, लेकिन वजूहात क्या हैं? क्या बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल है, स्क्रीन का इस्तेमाल है, या फिर बच्चों की खुराक इतनी नाक़िस हो चुकी है, गैर मुतवाज़न हो चुकी है कि अब बच्चे जो पैदाइशी हैं वो भी नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं और कुछ सालों के बाद भी वो नज़र कमज़ोरी का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे बाय बर्थ अपने जीन्स में लेकर आते हैं ये मामला, और कुछ अपनी आदतों या गलत रूटीन की वजह से नज़र की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है कि दुनिया में हर 3 में से एक बच्चा नज़र की कमज़ोरी का शिकार है, ये अदाद-ओ-शुमार बहुत ही अलार्मिंग है। इस पर बात करने के लिए हाफिज़ इदरीस खान साहब, नेशनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल मेडिसिन कितना किरदार अदा कर सकती है, रूटीन क्या होनी चाहिए, क्या अवामिल हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगियों से माइनस करना है, इस पर बात करने के लिए हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये बड़ी ही अलार्मिंग बात है कि 3 में से एक बच्चा नज़र की कमज़ोरी का शिकार है। क्या गलतियाँ हो रही हैं हमसे, पेरेंट्स से, क्या वो रूटीन है? क्योंकि बचपन में तो जारी बात है हम बच्चे को ब्लेम नहीं दे सकते, फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? जिस तरह आपने कहा कि हर 3 में से एक बच्चा कमज़ोरी का शिकार है, उसमें वजूहात भी 3 है मेन। अच्छा, मेन 3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो जैसे हमने कहा कि हमारा स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी मेन वजह यह है कि हम लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं और सन लाइट्स यूज़ ही नहीं करते, जो हमें फ्री में अवेलेबल है, नेचर की तरफ से प्रोवाइड की गई है। जब दिन निकला होता है उस वक्त हम सो रहे होते हैं, जब रात होती है तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक हम जाग रहे होते हैं और ज़्यादातर हम लाइट्स की रोशनी में काम कर रहे होते हैं। तो ये, और सम टाइम बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो वो कम लाइट यूज़ कर रहा होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त हमारी जनरेशन में, स्पेशली पाकिस्तान में, वो ये है कि हमारा बच्चा जंक्स के पीछे ज़्यादा जाता है और न्यूट्रिशनल डाइट उसकी बहुत कम है।
जिसने उसको एनर्जी देनी है, जिसकी उसने आई साइट ग्रोथ करनी है। यही 3 मेन चीज़ें हैं। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल लें कि नेचर जब कुछ चीज़ डेवलप करती है तो उसका एक मैकेनिज्म बनाती है ना। सेम इस तरीके से जब हमारे पास रात होती है तो ऐसा ऐसा अंधेरा होना शुरू होता है, जब दिन होता है तो ऐसा ऐसा रोशनी आना शुरू होती है। जबकि जो आर्टिफिशियल लाइट है, ये हम जब सो रहे होते हैं या आंखें बंद होती हैं तो यकदम जैसे लाइट जलती है तो हमारी आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन मसल्स की मूवमेंट जो होती है वो फास्टली तौर पे होती है। सेम इस तरह की यकदम हम लाइट बंद करते हैं। ये जो यकदम लाइट का बढ़ जाना और कम होना, ये हमारे आइज़ के जो मसल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। और इसके साथ साथ ये है कि हमारे बच्चा जो है वो रात को देर से सोता है और सुबह फिर देर से उठता है और ज़्यादातर वो स्क्रीन यूज़ करता है। तो ये ऐसी 3 वजूहात हैं जिन्हों कॉमनली हमारे हर घर में तकरीबन यूज़ हो रही हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, आपने लाइट का कहा कि कम या ज़्यादा जो हमारी घर में रूटीन में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी लाइट होती है, अगर आप डिम लाइट के अंदर सारा दिन ही आप अपना कोई काम डिम लाइट के अंदर कर रहे हैं, वो पढ़ाई है, टीवी देखना है या खेल कूद भी है बच्चों की, तो क्या वो भी असरअंदाज होती है? लाइट किस तरह की रखनी चाहिए? येलो लाइट, वाइट लाइट, क्या ये भी अफेक्ट करती हैं? और सनलाइट, जैसे अब सर्दियां हैं तो सनलाइट तो समझ लें गायब ही है, ये धुंध के दिन रहेंगे, स्मॉग और फॉग दोनों ही अफेक्ट करेंगे, तो उस सूरत में क्या किया जाए? बच्चों को फिर क्या किस तरह से रखा जाए? मिनिमम ये रिक्वायर्ड है कि कम अज़ कम 1 घंटा आप सनलाइट में गुजारें। ओके, डेली। स्पेशली बच्चा जो है वो गेम भी खेलता है तो मोबाइल पे खेलता है ना, कम अज़ कम वो 1 घंटा अगर ग्राउंड में जाएगा, सनलाइट में यूज़ करेगा, उस सनलाइट में विटामिन डी और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं उससे हमारे मसल्स बाकी जहाँ मजबूत होते हैं वहाँ आइज़ को फ़र्क पड़ता है, ताज़ा हवा लेता है और सनलाइट में काम करता है। तो दिन में कम अज़ कम, अब हमारे घर भी चूँकि सारे कवर्ड हैं तो कवर्ड में तो सनलाइट का तस्वर भी नहीं है ना बिल्कुल भी, तो उस कवर्ड एरियाज़ में भी बच्चों की जो आई साइट है मुतासर होती है। और दूसरी जो डिम लाइट है उसके लिए जो आइज़ के मसल्स हैं उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो जबकि जो ऐसी एफिशिएंट लाइट होती है वो ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो स्पेशली जब हमारा बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस वक्त उसकी एफिशिएंट लाइट होनी चाहिए और स्पेशली लाइट उसकी बैग से उसकी बुक पे आनी चाहिए, ना कि उसके सामने से आंखों में लाइट पड़ रही है और वो पढ़ रहा हो। हमारे यहाँ ये भी होता है कि मन या ऊपर से बल्ब लटका होता है या सामने से होता है तो बच्चा उसमें पढ़ रहा होता है तो वो भी आइज़ को डैमेज कर रही होती है। उसकी बजाय उसकी बैक साइड पे बल्ब लगा हो या जो भी लाइट का इंतजाम है वो बैक साइड पे हो और वो लाइट उसकी जिस चीज़ को उसने पढ़ना है ना उसके ऊपर लाइट अफेक्ट करेगी। अगर इब्तदाई तौर पे डॉक्टर साहब कोई हो मामला, आपको फील हो कि बच्चे की नज़र कमज़ोर होना शुरू हो चुकी है, उसकी अलामात क्या होंगी? सर में दर्द होना, आंखों में पानी आना, नींद का सबसे या फिर और साथ में ये भी बताएगा कि उसको रिवर्स किया जा सकता है रूटीन को बेहतर करके, कोई खास डाइट इस्तेमाल करके? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि पता कैसे चलेगा कि बच्चे की नज़र कमज़ोर हो रही है? बच्चा देखते वक्त ना यूँ माथे पे सलवटें डालेगा, आंखें बंद करके गौर से पढ़ने की कोशिश करेगा, किताब को ज़्यादा करीब लाने की कोशिश करेगा। ये अलामात हैं जिससे आपको पता चल रहा होगा कि बच्चे की आई साइट वीक हो रही है। फिर आपने क्या करना है, एक तो उसका रेगुलर चेकअप, जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो करवाएं, उसके प्रॉपर सिस्टम। लेकिन उसके साथ साथ जो मेडिसिन की जहाँ तक बात है, ये डाइट की बात है, डाइट में फौरी तौर पे उसको एक तो बादाम, दूध और शहद ये उसके नाश्ते में लाजमी ऐड करते हैं। उसके साथ सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, गाजर है, ये उसके लिए बहुत आयरन हो जिसमें, हाँ आयरन हो, और उसके अलावा ये ड्राइनेस कम करती हैं और मॉइस्चर बढ़ाती हैं। आंखों में मॉइस्चर रहता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट काम करती हैं। ठीक है। तो साग और गाजर ये बहुत अहम है उसके लिए। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक तिब्बे यूनानी में एक टोटका समझ लें या एक मुफीद मेडिसिन समझ लें जो दिमाग को, असाब को और नज़र को ताकत देती है, वो मैं चाहूँगा कि आपके नाज़रीन तक पहुँचे। उसमें बादाम, सौंफ, मिश्री, ये 3 चीज़ें जो हैं इनका पाउडर बना के रख लें और वो 1 चम्मच सुबह शाम बच्चे को लाजमी खिलाएं दूध के साथ। अच्छा, बच्चे तो पाउडर नहीं खाएंगे तो किसी और फॉर्म में भी दिया हाँ, उसकी खीर बनाई जा सकती है। आप हाँ उसकी खीर बना लें या पंजीरी बना लें, मिश्री, बादाम और सौंफ। और इसमें अगर आप पंजीरी बना लें, उसको भून के उसमें आटा मिक्स कर दें तो वो भी टेस्टी बन जाएगा। वैसे भी इसमें भी वो बादाम का भी अच्छा टेस्ट है, मिश्री का भी अच्छा टेस्ट है, सौंफ ज़रा मिकदार में कम रख लें। लेकिन ये 4 चीज़ें जो हैं, 3 चीज़ें, चौथी अगर उसमें थोड़ा और खुशबू लाना चाहें तो थोड़ी इलायची ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये 4 चीज़ों को जब आप पाउडर बना के रखेंगे और 1 चम्मच सुबह शाम देंगे, उसको न्यूट्रिएंट फूड करेगी। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि उसको जंक फूड से रोकना होगा। ठीक है। जंक फूड उसको टेस्ट तो देती है, उसको मतलब वो एक अपीलिंग होता है, लेकिन जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम है। अगर हम हमारी फूड का डायरेक्टली क्या कनेक्शन है लेस न्यूट्रिएंट्स है ना के साथ? हमारी लेस न्यूट्रिएंट है ना, बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी को न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए हमारी। अगर आप पुरानी खुराकें देखें तो उसमें बच्चों को दूध, दही,
मक्खन, लस्सी, अंडा, देसी घी, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। स्पेशली जब सर्दी आती थी, ड्राइनेस का माहौल होता था, उसमें पंजीरी, देसी घी और इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता था ताकि न्यूट्रिएंट्स पूरे रहें और बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, बच्चे की सिर्फ आई साइट का ना मसला नहीं होता, उसकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही होती है, बोन्स की ग्रोथ भी हो रही होती है, मसल्स की भी हो रही होती है, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स भी उसके बिल्ड हो रहे होते हैं। तो जितनी चीज़ें उसकी बिल्ड हो रही हैं उसको उतनी डबल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जंक फूड में आके हम लेस एनर्जी फूड की तरफ और जो लेट डाइजेस्टेबल फूड्स होती हैं उन पे शिफ्ट करते हैं बच्चे को, तो बच्चे की न्यूट्रिएंट्स कम रहती हैं। अब आप बच्चों के कद भी देख लें, छोटे छोटे रह गए हैं। इस यही वजह है कि जो ग्रोथ की उनकी उम्र है उस वक्त हम उनको डाइट ही नहीं दे रहे, वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। ये जो हाफिज साहब, नज़र ख़राब होने की उम्र को ख़ास उम्र है, इतने अरसे तक उनका आपको ख्याल रखना होगा, या फिर किसी भी उम्र में आईसाइट वीक हो सकती है? देखिए बेसिकली तो ये उम्र वो है जिस उम्र में बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू करता है 3 to 5 ईयर्स की एज में ना, जब बच्चा बुक्स को, कायदे को, कार्टून्स को, इन चीज़ों को देख के उसके एक्सप्लोर कर, ये क्या हैबिट्स भी डेवलप हो रही है, हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं और यही उसकी ग्रोथ की एज होती है। जब वो चलना फिरना शुरू कर देता है ना, उसके बाद वो डिफरेंट चीज़ें देखता है। इसमें एक छोटा सा रूल भी है, वो मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि 20-20-20 ये रूल है कि हर 20 मिनट के बाद आप 20 फुट दूर देखें और 20 सेकंड तक लाजमी देखें। ओके 20 फुट तक, 20 फुट दूर हो, मतलब अगर आप बंद कमरे में हैं तो बाहर ओपन आए ना, आप 20 फुट दूर देखें, 20 सेकंड के लिए लाजमी देखें। हर 20 मिनट के बाद ये आइज़ का रेस्ट है। आप फॉर एग्जांपल बुक पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए? सब के लिए है ये। तो ये तो बंदा इसी काम में लगा रहेगा। लेकिन ये नहीं लगेगा तो फिर वो अल्टीमेटली नुकसानात भी तो है ना। मतलब 20 सेकंड के लिए आपने देखना है ना, तो वो ब्रेक लेनी है आपने डेफिनेटली। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हर 20 मिनट के बाद 20 फुट दूर तक 20 सेकंड के लिए। इसको कहते हैं दूर अंदेश, कि फिर आप दूर की नजर अगर आपने वो 20 से 19 फुट नहीं होना चाहिए वरना मसला आ जाएगा। खैर ये तो मजाक की बात है। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं। बच्चों के ऊपर खास तवज्जो दीजिए क्योंकि पेरेंट्स असल जिम्मेदार होंगे। खुदा ना खास्ता अगर ये आईसाइट वीक होने का रोग होने लग जाता है तो फिर बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स उनकी निगरानी ना करने के या उनको मना ना करने के जिम्मेदार हो सकते हैं। बात करते हैं कि क्या ज़हनी सुकून वाकई इस वक्त मुमकिन है जब इंसान खुद से मोहब्बत करना ही नहीं जानता? क्या आप अपने आप को कबूल किए बगैर, अपनी कमज़ोरियों, खूबियों को जाने बगैर क्या ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? और हमारे माशरे में हम देख रहे हैं कि खुद से मोहब्बत को अक्सर खुद गर्जी या खुद पसंदी का नाम दे दिया जाता है, ख़ासतौर पर जब बात एक मजबूत और बाखबर औरत की हो, जो औरत अपने हक़ में बोले, अपनी हदें मुकर्रर करे या अपनी ज़ात को तरजीह दे, तो फिर कहा जाता है कि वो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है या फिर नार्सिसिस्ट है। वैसे तो ये अमूमन मर्द ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि बात अभी औरतों की हो रही है, ये शाल की राय में मर्द ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में है या नहीं है हम जानते हैं। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, तो हमारे साथ इरम शाह साहब मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, और आपसे करते हैं इरम साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। खुद पसंदी और ख़ुद से मोहब्बत करना, इसमें फ़र्क तो है, बड़ा माइनर सा है। वो फ़र्क क्या है? क्योंकि हमारा तो मज़हब हमें खुद ये तलकीन करता है कि अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह ताला की देन है ये जिस्म भी, ये रूह भी, और उसकी हिफाजत करना भी हम पर लाजिम है। तो वो कौन सी बारीक सी एक डोर है जिसको हम क्रॉस करके ख़ुद पसंदी में मुब्तला हो जाते हैं, और इसका ख्याल फिर हमें कैसे रखना है? सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखें हम खुद पसंदी को इग्नोर करने के लिए खुद से मोहब्बत करना भी भूल जाते हैं। खुद से मोहब्बत हम पर लाजिम है। अल्लाह ताला ने कहा है कि आपका जान और आपकी रूह का हक़ आप पे मौजूद है, जैसे कि आपने कहा। लेकिन खुद पसंदी का मतलब ये है कि आप दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझें, अपने आप को अबतर समझें, आप किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएं कि जो मैं हूँ वो कोई नहीं हो सकता, हालांकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। तो खुद से मोहब्बत से मुराद ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे भी आप हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ और अपनी बुराइयों के साथ। खुद पसंदी में अक्सर लोग अपनी सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, अपने प्लस पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं, और अपने जो उनके नेगेटिव्स हैं या जो उनकी ड्रॉबैक्स हैं उस पर वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जो सेल्फ लव है, इट्स टॉकिंग अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लव, केयर अबाउट योर गुड्स एंड बैड्स, अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा इरम कि जिस तरह से हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा खुद से मोहब्बत में पड़ जाना कि नार्सिसिस्ट ही बन जाना, और या फिर हम जिसको सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हैं, इस तरह की मोहब्बत खुद से हो जाना, जिसका तज़किरा आप भी कर रही थी कि अपने आप से सुपीरियर कोई और ना समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को बड़ा समझना, और अपने आप को समझदार और अक्लमंद समझना। ये लोग
किस तरह से इसमें चले जाते हैं। जैसे जुनैद ने भी कहा कि एक बहुत ही थिक सी लाइन है, उसको कब वो क्रॉस कर जाते हैं या वो उसको कब बॉर्डर को क्रॉस करके अगली उसमें चले जाते हैं, टेरिटरी में चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो हमें ये हदूद कैसे मुकर्रर करनी होगी कि हमने सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट नहीं बनना, हमने खुद से मोहब्बत करनी है। देखिए, नार्सिसिज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट अपने आप से मोहब्बत करना या अपने आप को अपना समझना। जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो लोगों पे कंट्रोल की भी कोशिश करते हैं, वो अपनी उस अबतरी की वजह से बाकी लोगों को हकीर जानते हैं। लेकिन एक बंदा जो सेल्फ लव में है, जो एक बंदा सेल्फ लव कर रहा है, वो अपने आप को बेहतर करेगा, इम्प्रूव करेगा, अपने पे काम करेगा। तो ये तो बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन है कि नार्सिसिज्म में आप किसी से अपने आप को ऊपर नहीं, अपने आप समझते हैं कि आप सबसे ऊपर हैं और आप बाकी तमाम लोग आपसे नीचे हैं। तो ये डिस्टिंक्शन तो बड़ी क्लियर है। इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे आपकी हद से निकल के लोगों की हद तक बात आ जाती है। लेकिन सेल्फ लव में आप अपने पे काम करते हैं, यू ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आप अपने पे काम करते हैं और आप अपने आप को रोज़ बरोज़ बेहतर करते हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और माशरती और नफ्सियाती तौर पर। तमाम एस्पेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। आप अपने आप तमाम तरीक़ों से काम करते हैं कि जिस तरह मैं कल था उससे मैं आज बेहतर हूँ और मुझे किसी की क्रिटिसिज्म, किसी के गुड एंड बैड्स की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बाउंड्री सेट कर सकता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि हमारे माशरे में कम है। अच्छा इरम साहब, एक अमूमी तौर पे जो हमने देखा है हमारे घरों में जो माएँ हैं, लगभग मेरे ख्याल में 99% जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों की देखभाल में, उनकी परवरिश में अपना आप भूल जाती हैं। जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं और एक रिश्ता भी ऐसा है जिसके अंदर वो ससुराल के जो डिमांड्स हैं उनको देखना, हस्बैंड की जो जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की जो जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनकी ख्वाहिश तो यही होती है कि वो बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। लेकिन जब तक वो अपना ख्याल नहीं रखेंगी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी या ख़ुद से मोहब्बत नहीं करेंगी, तो फिर वो अपने वो रिश्ते जिनको वो निभाना चाह रही हैं ख़ुद को भूलते हुए, क्या वो सही हक अदा कर पाएंगी उनका? देखें, एक हेल्दी जो मदर है, एक माँ जिसकी नफ्सियाती सेहत अच्छी है, वही एक अच्छे बच्चे की परवरिश कर सकती है। एक माँ जो स्ट्रगल कर रही है, जिसकी अपनी जहनी सेहत ठीक नहीं है, तो वो किस तरह से एक हेल्दी बच्चे की परवरिश कर सकती है? ये हमारे माशरे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि जी औरत घर भी संभाले, बच्चों को भी संभाले, खामन का भी ख्याल रखे, ससुराल वालों का भी ख्याल करे, हर नीड का ख्याल रखे। लेकिन जो सबसे पहली नीड है, हर नीड से ऊपर, उसकी अपनी ज़ात का ख्याल रखना है, जो कि मोस्टली तमाम ख़वातीन यूजुअली इग्नोर करती हैं। ना वो नाश्ता करती हैं सही से, ना वो कोई वर्जिश करती हैं, ना वो अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखती हैं। लेकिन अगर वो इन चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो माशरे को एक हेल्दी मदर मिलेगी, एक हेल्दी वाइफ मिलेगी। जो कंप्लेन की जा रही होती है ना कि औरतें वक्त से पहले अपनी उम्र से बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं, वो इस सेल्फ लव की इग्नोरेंस की वजह से ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी वेस्टर्न ममालिक की तरह ख़वातीन 40, 50, 60 में भी फ्रेश लगें, जवान लगें, एक्टिव रहें, अपनी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहें, तो फिर सारों की परवाह छोड़ के अपनी परवाह करना नहीं। देखें, सेल्फ नहीं, अगर आप मगरिब की बात करते हैं वो तो बिल्कुल ही बड़ी उज़िमा हो जाती है, लेकिन इट्स नॉट सेल्फिशनेस, ये सेल्फिशनेस नहीं है, इट्स सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है कि आप अपनी ज़ात की तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, नफ्सियाती, माशरती और समाजी, उन पे काम करें। आप अपने लोगों से, उन लोगों से मिलें जिनसे आप पसंद करते हैं मिलना, बात करें। आप काउंसलिंग लें अगर आपको ज़रूरत है, आप किसी से बात कर लें, ये भी काउंसलिंग है, अपने दिल का बोझ हल्का कर लें। उसके अलावा अपनी जिस्म की ज़रूरियात पे काम करें। अच्छा इरम साहब, ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने कहा कि अपने आप को टाइम दें, उन लोगों से मिलें, तो आजकल एक मी टाइम के नाम से भी एक बड़ी वावेला होता है कि मी टाइम, और मैं अपने आप को टाइम दूंगी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम सर्व करूंगी या करूंगा। और लड़के जो हैं वो भी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, जिनके साथ उनके दिमाग मिलते हैं या जिनके साथ उनको एक सुकून महसूस होता है। लड़कियाँ भी चाहती हैं कि वो उनके साथ बैठें। उसके अलावा और सेल्फ केयर के अंदर क्या कुछ आ सकता है? आप अपने आप को एक अच्छा सा रिलैक्सिंग मसाज दिलवाएं, आप अपने आप को एक सैलून का सेशन दिलवाएं। मर्दों की जेब पर भारी गुजरता है, लेकिन अब क्या करें, सेल्फ जो केयर है वो भी तो करनी है। देखिए, ये भी एक तरीका कार है जो आपको मोहब्बत करने। हाँ, जो आप एस्पेक्ट की बात करी वो तो सिर्फ फिजिकल केयर तक आ जाता है ना। सेल्फ केयर की जो शुरुआत है वो आपके घर से होती है, वो आपकी अपने आप से बातचीत से शुरू होती है। सबसे पहले तो आपने अपने से ये बात करनी है कि मैं दूसरों से कमतर किसी तरह मुझे बता नहीं सकता कि मैं कहाँ पे कम हूँ। आई हैव टू नो माई वैल्यू। सबसे पहले आपने अपनी वर्थ को जानना है। सबसे पहले जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले मिरर में देख के खुद को कहें कि आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम वेल। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, आप अपने आप के साथ हमदर्दी से पेश आएँ। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने साथ हमदर्दी से पेश आएँ। बिल्कुल, आपको बता रही थी कि कंपैशन की बात है, सेल्फ कंपैशन की बात है, सेटिंग बाउंड्रीज़ की बात है। कुछ चीज़ें आपने अपनी साइकोलॉजिकली हेल्दी करनी है
कि आपने हर चीज़ पे येस नहीं कहना, अपने आप को रिजिलियंट बनाना है। कि अगर ज़िंदगी में आप किसी फेलियर का सामना करते हैं तो उससे उठने के लिए आपको 4 लोगों का सहारा आना चाहिए हो। अगर आपके अंदर सेल्फ लव होगा तो आप जानते हैं अपनी वर्थ को, आप समझते हैं, तो आप उठ खड़े होंगे दोबारा से। तो ये तो हो गया नफसाती पहलू। और आप जो बात करिए जो मर्दों की जेब पे भारी पड़ना है, वो भी होना चाहिए महीने में 1-2 दफ़ा। बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। ज़रूरी है अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपने उन लोगों से मिलना चाहे वो आपसे दूर दराज हैं जिनसे मिलकर आप खुश होते हैं, तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी ज़ात से मोहब्बत का इज़हार आपने खुद करना है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। इरम शाह हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात। और अपना ख्याल रखिए, खुद से नफरत में ना पड़ जाइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई गलती सरजद हो जाए या फिर कोई आपको ब्लेम गेम में ले आए तो आप अपने आप को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए आप अपनी नफ़ी करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और फिर इस तरह के लोग कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। तो खुदारा अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत अता की है, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी अता की है और हर अज़ा से मुकम्मल आपको बनाया, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपने आप से भी मोहब्बत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको बहुत प्यारा बनाया है और किसी किस्म के रिग्रेट में या टेंशन और इन चीज़ों में ना जाइए। आखिर में नाज़रीन बात करते हैं इस्लामी ख़ताती की और कुरान पाक के फ़न में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाली एक बच्ची अमारा अफशीन हमारे साथ मौजूद हैं। तारीख़ी संग मील उन्होंने अबूर किया है और वो पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्हें मशहद में इमाम रज़ा आले मकाम के मुक़द्दस हरम की इंतज़ामिया ने खुसूसी मेहमान के तौर पर मदऊ किया। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद भी हैं अमारा अफशीन, इस वक्त ख़तात हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अमारा अफशीन, बहुत बड़ा एजाज़ आपको हासिल है, बताइएगा क्या आप अभी विज़िट कर चुकी, ये इस दौरे पर जा चुकी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 15 रोज़ा जो विज़िट था मेरा वो मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आ चुकी हूँ। ज़बरदस्त। और ये मेरे लिए और अगर देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी सआदत है कि हमारे मुल्क के लिए एक बच्ची जो है या हमारे मुल्क की बेटी जो है जिसे मुझे जो है वहाँ पे बुलाया गया कि अपने हाथ से मैं वहाँ कुरान पाक की जो है वो कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर लिख सकूँ। तो और एक मेहमान और ख़ास मेहमान के तौर पर बुलाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उमारा, आपने माशाल्लाह से 4 बार कुरान पाक हाथ से लिखा है और कितने दौरानिये में आपने इसको मुकम्मल किया और क्या इसके अंदर आपने किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल किया या फिर कलम से ही ये सारा मुकम्मल किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 3 कुरान पाक अपने हाथ से मुकम्मल तौर पर तहरीर किए हैं और चौथा और पहला कुरान पाक मैंने 1 साल में लिखा था, वो मैंने मस्जिद अल हरम की इंतज़ामिया को हदिया किया। दूसरा मैंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मथल सेक्शन में हदिया किया, वो 7 माह में लिखा था। तीसरा कुरान पाक 26 किलो वज़नी कुरान पाक है जिसमें सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया और मुकम्मल तौर पर आब ज़मज़म के साथ जो है वो तहरीर किया गया लकड़ी के कलम के साथ। और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है मदीना, ताइफ, जितने भी वहाँ पे मुकामात मुक़द्दसात हैं वहाँ पर जाकर ये लिखा है। और अभी जो चौथा कुरान पाक है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे भी बड़े साइज़ का है और इस कुरान पाक के लिए ख़ास तौर पर नियत की है कि ये तमाम इस्लामी ममालिक में जाकर जो है वो लिखना है। इंशाल्लाह हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, कितनी टाइम का दौरानिया कितना लगता है एक कुरान पाक को मुकम्मल करने में और ये इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? किसकी बाकायदा तालीम आपने हासिल की कहीं से? नहीं, तालीम तो कहीं से हासिल नहीं की, इसको कह सकते हैं खुदादा सलाहियत है। बचपन से अल्लाह के नाम लिखती थी, तो फिर एक कुरान पाक लिखा जैसे कि मैं वो 1 साल में लिखा, दूसरा 7 माह में लिखा, तीसरा कुरान पाक जो 26 किलो वज़नी था वो मैंने 3 साल के अरसे में लिखा। अभी ये जो चौथे वाला कुरान पाक है ये जनवरी में जो है मैं हरम शरीफ में इसका आगाज़ करके आई थी अल्हम्दुलिल्लाह और इसके काफ़ी हद तक जो है मुकम्मल हो चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, हमारा आपको 300 से ज़ायद कौमी और बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है, अवार्ड्स दिए गए हैं, मेडल्स हैं आपके पास, उनके हवाले से भी हमें बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुख्तलिफ ममालिक में भी और पाकिस्तान में भी जो है वो अपना कैलीग्राफी का और कुरान पाक का काम जो है वो डिस्प्ले करती हूँ। तो इसी सिलसिले में मुझे जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से भी और पाकिस्तान में भी जो है वो सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स दिए गए, लेकिन ताहाल अभी तक मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर वो मुझे अवार्ड या कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ये प्रोग्राम ज़रूर देख रहे होंगे और वो भी आपको एक्नॉलेज करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा का तो वैसे भी ये विजन होता है कि जहाँ पर भी ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात है, ख़वातीन कोई काम कर रही हैं तो उन बच्चियों को वो बहुत ही अप्रिशिएट करती हैं और बहुत ही नमाज से भी नवाजा जाता है। तो आपको भी अवार्ड से नवाजा जाए और आपकी जो मेहनत है उसकी एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मरियम साहिबा को कि उनके भी नॉलेज में आ जाए? जी डेफिनेटली अपने मुल्क के लिए मुल्क में सराहा जाना तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस काम के लिए भी जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी करेगी और अप्रिशिएट भी करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारा, जाते जाते ये भी बताइएगा, और जो बच्चियाँ ये सीखना चाहती हैं क्या उसका कोई प्लान है आपका बच्चियों को सिखाने के लिए? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ में सिखा भी रही हूँ। हज़ारों की तादाद में ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़वातीन को खताती जो है वो सिखाई भी है और इससे वो अर्न भी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी लेवल पर। कोई चाहे पेंटिंग्स को जो है वो सेल करके, चाहे वो आगे तालीम देकर कुछ ना कुछ वो उसके अर्निंग का ज़रिया भी बन रहा है। मेरा मेन मोटिव ही यही है कि आज की जनरेशन को जो है वो कुरान के साथ जोड़ा जाए और इससे बेहतर खूबसूरत जो आर्ट है ना, मुझे इससे बेहतर ज़रिया नज़र नहीं आया कि जिसके ज़रिए कुरान के साथ उनकी निस्बत है। बहुत ही खूबसूरत है। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको इस काम में और ज़्यादा महारत दे, आप और खूबसूरती के साथ बहुत सारे कुरान पाक इसी तरह से तहरीर करती रहें और जिन बच्चियों को सिखाने का आपने बीड़ा उठाया है अल्लाह पाक उसमें भी आपको कामयाब करे। बहुत ही खूबसूरत काम आप कर रही हैं और जिस तरह से आपने एक बीड़ा उठाया है कि बच्चों को, नई जनरेशन को कुरान मजीद से करीब करने का, इससे ऐसा इक़दाम कोई हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। हमारा अफशीन हमारे साथ मौजूद थी।